स्वागत है आपका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि एक बार फिर से सुस्ती आपको बनती हुई दिख रही है। जो सुबह एक आशा थी अच्छी शुरुआत के बाद की बाजार थोड़ा टिके रहेंगे, संभले रहेंगे, वो 1 घंटे से ज़्यादा रही नहीं। ग्लोबल हैंडओवर तो अच्छा था, बट अब ग्लोबल बाजारों के हाल भी खराब हो रहे हैं और हमारे बाजारों के भी हाल आपको खराब होते दिख रहे हैं। फिर से आपको रेंज बाउंड ट्रेड दिख रहा है, बट लगातार नीचे 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 बाजार आपको आते दिख रहे हैं। तो धीमी गति से जो बाजार नीचे आ रहे हैं वो एक परेशानी बना हुआ है। इस समय देखते हैं आखिरी 1.5 घंटे में क्या कुछ एक्शन आपके लिए इस समय बनते हुए दिखता है। आइए सबसे पहले तो इस समय की जो बड़ी बातें हैं उस पर कर लेते हैं फोकस। दिन के निचले स्तर पर है निफ्टी, ऊपर से 125 अंक फिसला है 17,325 के भी नीचे, अब तो 17,300 के लेवल पर आपको आते हुए दिख रहा है। निफ्टी बैंक यहां पर भी आपको 70 अंकों की कमजोरी दिख रही है, 40,250 के पास है। मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स, रियल एस्टेट, ऑटोज, पीएसयूज यहां पर आपको थोड़ा सहारा आते हुए दिख रहा है। आधा से 1% ऊपर ये इंडिसेस आपको दिखेंगे। स्पेशली ऑटो सेक्टर से आज एक अच्छा सहारा मिला है। कल ऑफ कोर्स मंथली ऑटो बिक्री के आंकड़े आने वाले हैं, तो उस पर रहेगी हमारी फोकस। रिलायंस इंडस्ट्रीज समेत ऑयल एंड गैस शेयर्स ये आपको लुढ़कते हुए दिख रहे हैं, बट उसके सामने पावर शेयर्स में आपको अच्छी खासी तेजी आती हुई दिख रही है। पर मेटल्स यहां पर कमजोरी है और एफएमसीजी यहां पर भी आपको गिरावट है। अमेरिकी फ्यूचर्स यहां पर भी नीचे है इस समय। नास्डैक फ्यूचर्स में भी 35 अंकों की गिरावट है। यूरोप के बाजार भी सुस्त एक्शन नहीं दिखा रहे। तो कुछ बड़ा एक्शन ग्लोबली नहीं बन रहा है और कमजोरी वाला एक्शन हमारे बाजारों में मिल रहा है। और अब बात करते करते 59,000 के नीचे आपको सेंसेक्स भी फिसलते हुए दिखा है। 340 पॉइंट का कट है, 125 अंक नीचे बैंक निफ्टी है और 17,300 का लेवल अभी अभी निफ्टी ने भी आपके लिए तोड़ा है। तो फ्रेश डेज लो पर आपको बाजार ट्रेड करते हुए दिख रहा है। 17,300 के जस्ट नीचे अभी अभी निफ्टी भी आया था, तो कमजोरी वहां से आपकी स्क्रीन पर और आती हुई दिख रही है। वीक बाजार है, देखते हैं हम और कैसे नेविगेट करेंगे, बट ये सीरीज की शुरुआत अच्छी नहीं हुई है भारतीय बाजारों के लिए और कमजोरी जो थी वो छाई हुई है। लगातार 7 दिनों से आप ये प्रेशर बनते हुए देख रहे हैं। तो प्रेशर वाले बाजार में आइए करते हैं फोकस कुछ अहम खबरों पर और कुछ अहम ट्रिगर्स पर भी। मेरे साथ कुशल और अरमान दोनों हैं तैयार। पहले चलते हैं कुशल के पास जानने के लिए। कुशल, स्क्रीन पे तो खैर कमजोरी दिख रही है, बताएं कौन से ट्रिगर्स हैं जहां पर बाजार की नजर बनी हुई है? बिल्कुल, स्क्रीन पे तो कमजोरी है दीप, पर साथ ही आपको ट्रिगर्स पर ध्यान रखना है। हो सकता है कि यहाँ पर ये ट्रिगर्स जो आए वो इसमें तेजी का रुझान बढ़ते हुए नजर आते हुए दिखे। सबसे पहले आप बात कर लेते हैं तीसरी तिमाही का जो जीडीपी आंकड़ा है भारत का, वो आता हुआ दिखेगा। और साथ ही आपको आरबीआई मॉनेटरी एंड क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिव्यू, इसकी भी रिपोर्ट आज आती हुई नजर आएगी। शाम 5 बजे नजर रखिए, आईएमडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, तो वहां से क्या संकेत निकल कर आते हैं आपको वहां पर फोकस रखना है। एमएससीआई इंडेक्स फेब रिव्यू, यहाँ पर चेंजेस एप्लीकेबल हो जाएंगे पोस्ट क्लोजिंग, जिसमें सीजी पावर ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा इंक्लूड होगा और बायोकॉन एक्सक्लूड होता हुआ दिखेगा। वेटेज कट के हिसाब से अदानी एंटरप्राइजेज, एचसीएल टेक, जीएसपीएल, श्रीराम फाइनेंस और एसीसी शामिल रहेंगे। वेटेज हाइक जहां पर होगी उसमें रिलायंस, एचडीएफसी लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस और टीसीएस शामिल है। ग्लोबल इवेंट के लिहाज से फरवरी महीने का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा यूएस का और यूएस का ही दिसंबर महीने का हाउस प्राइस इंडेक्स, ये भी आपके सामने आज आता हुआ दिखेगा शाम को। जहां तक कल की बात है, कैश सेगमेंट माफ कीजिएगा, ऑटो सेल्स मंथली आंकड़े फरवरी के वो आते हुए दिखेंगे। साथ ही त्रिवेणी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज का बायबैक बंद हो जाएगा और ईवी टेस्टिंग के जो अनिवार्य नियम लागू करने का जो दूसरा फेज है वो शुरू होता हुआ भी दिखेगा। जहां तक आईपीओ का सवाल है, दिवगी टॉर्क ट्रांसफर सिस्टम्स, जिसकी मैनेजमेंट से आज हमने बात की, ये इसका आईपीओ खुलेगा। 3 मार्च तक ये आईपीओ खुला रहेगा। और साथ ही उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा, 75 पैसे प्रति शेयर का इन्होंने डिविडेंड दिया था। 2 मार्च गुरुवार सीजी पावर इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस बोर्ड मीटिंग है डिविडेंड को लेकर। साथ ही जागरण प्रकाशन का बायबैक खुलता हुआ नजर आएगा और 361 वेल्थ WAM, जिसका बोनस शेयर और साथ ही जो स्टॉक स्प्लिट हुआ है उसकी ये एक्स डेट होने वाली है। और साथ साथ ग्लोबल इवेंट के लिहाज से यूरोप महीने का सीपीआई, यूरोप का फरवरी महीने का सीपीआई आंकड़ा फर्स्ट रीडिंग, और साथ ही जो ईसीबी अपना पब्लिश करेंगे अकाउंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग, तो यहाँ पर भी आपको नजर रखनी है कि ये ग्लोबल इवेंट किस तरह से ट्रेड करते हुए किस तरह से रिएक्ट करेंगे बाजारों पर, उस पर नजर रखनी है। पर सबसे बड़ा ट्रिगर तो इस समय स्क्रीन पर ही दिख रहा है। 17 अक्टूबर के बाद पहली बार 17,300 के नीचे आपको बाजार फिसलते हुए दिख रहे हैं। कमजोर कड़ी बाजार की और निफ्टी में लगातार प्रेशर बन रहा है। आज सुबह हल्की सी आउट परफॉर्मेंस निफ्टी की तरफ से आ रही थी, बट अब वो अंडर परफॉर्मेंस में आपको बदलती हुई दिख रही है। तो जो जितना भी सुबह का पॉजिटिव मोमेंटम था निफ्टी में, ऑटोज का सहारा था,
वो अब आपको और फिसलते हुए दिख रहा है। मेटल्स में भी कमजोरी है, लगातार मेटल्स में गिरावट बनी हुई है। हिंडाल्को 2.5% नीचे है, टाटा स्टील 2% नीचे है, जेएसडब्ल्यू स्टील में 1.5% की गिरावट है, रिलायंस इंडस्ट्रीज आपको 2% नीचे दिख रहा है, इसकी वजह से बाजार में प्रेशर बन रहा है। आईटीसी भी आज 1.5% नीचे है, तो वो भी प्रेशर में ऐड कर रहा है। इन्फोसिस, एचयूएल जैसे दिग्गजों में भी आपको गिरावट आती हुई दिख रही है। तो प्रेशर आने का काम इन दिग्गज स्टॉक्स की तरफ से आ रहा है। ना आईटी संभाल पा रहा है आपको, ना एफएमसीजी संभाल पा रहा है, ना ऑटो संभाल पा रहा है। और ऑफ कोर्स हम देख ही रहे हैं लगातार मेटल्स में तो कमजोरी बनी हुई है। और बैंक्स भी हल्का सा जो सहारा कल अच्छा खासा मूव बना था, वो भी अब बिगड़ते हुए आपको दिख रहा है। सिर्फ एक कोटक बैंक है जो पॉजिटिव टेरिटरी में है, बाकी सारे बैंक्स आपको नेगेटिव ही ट्रेड करते हुए दिखेंगे। तो एक्शन कमजोर, और 17,300 तोड़ने के बाद अब 17,280 पर आते हुए दिख रहा है आपको निफ्टी। इस स्टॉक्स पर हम करेंगे फोकस। एक बार पहले अरमान से जानते हैं आज की इंपॉर्टेंट खबरें कौन सी हैं मार्केट खुलने के बाद। गुड आफ्टरनून अरमान, बताइए। जी, सबसे पहले अगर आप बात करेंगे एचपीएल इलेक्ट्रिक की, यहाँ पर कंपनी को लगभग 410 करोड़ का जो है एक ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है, और ये स्मार्ट मीटर के लिए जो है कंपनी को ऑर्डर मिला है। कोल इंडिया को एजेंसीज के हवाले से खबर आती हुई दिखेगी। फरवरी में अगर आप देखेंगे कोयले का कुल उत्पादन जो है वो 6.7 करोड़ टन से ज़्यादा संभव है। उसी के साथ साथ सालाना आधार पर अगर आप बात करेंगे तो कोयला का उत्पादन जो है लगभग 4.5% की बढ़ोतरी का जो है संभव है। टेलीकॉम स्टॉक्स पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि टेलीकॉम मंत्री का यह बयान आता हुआ दिखा है कि दिसंबर 2024 तक 100% जिलों में जो 5G कवरेज है उसका लक्ष्य रखा गया है। वीआरएल लॉजिस्टिक, यहाँ पर जो शेयर बायबैक के लिए बाकी सारी जो भी डिटेल्स थी, जिसमें वो अमाउंट है कितने पे बाय करने वाले हैं 700 पर, अमाउंट 61.25, ये सब पहले ही आ चुका था टेंडर रूट के जरिए। अभी जो आता हुआ दिखा है कि डेट आती हुई दिखी है कि कब से कब तक जो है वो बायबैक करेंगे, तो 13 मार्च से 27 मार्च तक जो है वो बायबैक करने वाले हैं। सेबी ने लोहिया कॉर्प, IRM एनर्जी, फर्स्ट मेडियन करके जो कंपनियां हैं उनके आईपीओ को मंजूरी दी है। और अंत में ब्लॉक डील्स है, जिसमें पावर ग्रिड 46 लाख शेयर, सेल 14 लाख और मदरसन सुमी 11 लाख शेयरों के कई सौदे किए गए हैं। तो खबरें भी ज्यादा नहीं है इस बाजार में। आइए अनिल जी से भी जानते हैं बाजार का आउटलुक। 17 अक्टूबर के बाद सर 17,300 के नीचे हम इस समय आते हुए दिखें, तो गिरावट तो बढ़ रही है लगातार। जो अहम नीचे के लेवल्स की हम बात करते हैं वो बाजार टेस्ट करता है, तोड़ता है। अभी 17,300 तोड़ने के बाद 25 पॉइंट की तेज गिरावट भी आई थी। डाउ फ्यूचर 100 अंक नीचे है। बैंक निफ्टी कल 400 पॉइंट दौड़ने के बाद आज 150 पॉइंट नीचे। आज सुबह जो निफ्टी की रिलेटिव स्ट्रेंथ थी वो भी जाती हुई दिख रही है। कुछ ऐसा हुआ नहीं है, ना ही ग्लोबल मार्केट में कुछ खबर आई है, ना ही कुछ और एक्शन नेगेटिव हुआ है। हम फिर से अपना कोर्स रिवर्स करते हुए दिखे। दीप, नेगेटिव तो कुछ भी नहीं है। एक ही चीज़ है नेगेटिव जिसकी वजह से हम परेशान और प्रेशर में हैं, वो है एफआईएस की बिकवाली। और एफआईएस की बिकवाली में अगर थोड़ा बहुत सपोर्ट आपको अमेरिकी बाजारों का मिल जाए तो अलग बात है। तो डाउ फ्यूचर्स जो 50-75 पॉइंट ऊपर थे, अब 100 पॉइंट नीचे, तो वो रिवर्सल वहीं से आता हुआ दिखा है। देखिए, निफ्टी तो तकनीकी तौर पर कमज़ोर है ही, इसमें कोई डाउट ही नहीं, क्योंकि आप 17,600 के नीचे लगातार 4 दिन बंद हो ही चुके हैं। 17,350 बजट के दिन के लोज जहाँ से हमने रिकवरी थी, अब आज तो वो भी खतरे में दिख रहा है। बैंक निफ्टी भले उतना कमज़ोर फ्रेश नहीं है, आज भी 40,000 के ऊपर मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब बाकी सारा दबाव हो और आपको सपोर्ट दूसरे सेक्टर से न मिले, दूसरे स्टॉक से न मिले, ग्लोबल मार्केट से न मिले, और एफआईएस की बिकवाली हो, तो फिर ऊपर टिक पाना मुश्किल हो रहा है। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि देखिए, नीचे का रास्ता तो समझ में आ रहा है कि है ही और खुला हुआ है तकनीकी तौर पर भी, लेकिन ऊपर की रिकवरी जब जब जितनी आ रही है उसमें हम कितना टिक पाते हैं, या फिर वॉलेटिलिटी कितनी बढ़ती है। तो थोड़ी वॉलेटिलिटी बढ़ने के आज संकेत तो मिले हैं। आज दिन का चार्ट देखिए निफ्टी का, कई बार आप ऊपर नीचे होते दिखे, और आखिरी 1.5 घंटे में जब जा रहे हैं तो थोड़ा आप नीचे होते दिख रहे हैं ग्लोबल मार्केट्स के दम पर। अब देखते हैं, अगर आज आप बंद होने में 17,350 को बचा पाते हैं तो हल्की राहत है, मतलब उसमें कोई अच्छी बात नहीं है, कम खराब बात है वैसे ही। और बैंक निफ्टी में आपको एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है दीप, कि 39,900 के नीचे बंद नहीं होना है। 39,900 के नीचे, यानी कि यहाँ से करीबन कितना हो गया आपका 200-225 पॉइंट, और 39,900 के नीचे बंद होंगे तो बैंक निफ्टी भी फ्रेश कमजोरी के लिए तैयार होने की रिस्क दे देगा। और 39,900 को बचा कर रखते हैं तो जितने अभी कमज़ोर है उतने ही हैं। बाकी मूड बदलने के लिए हमें 17,650 और 40,700 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए थी, जो अब हम सपने में और जागते हुए दोनों तरीके में नहीं सोच रहे हैं। न सपने में सोचते हैं 40,700 के ऊपर की क्लोजिंग हमें मिल जाए, न अब हम सपने में सोचते हैं कि 17,600 के ऊपर की क्लोजिंग मिल जाए, नहीं सोच रहे हैं। अब तो 17,600 अब 17,600 इतना ऊपर लगने लग गया। एक ज़माने में जो 118-200 पर आप होते थे तो 18,800 थोड़ा ऊपर लगता था, अब वो हाल 17,600 का हो गया है। तो मामला थोड़ा सीरियस है। अब सीरियस हो गया।
मजा नहीं है। मजा नहीं है, स्क्रीन पर भी मजा नहीं आ रहा है सर देखकर। डाउ फ्यूचर्स का भी सहारा नहीं है। कल हल्की फुल्की खरीदारी यहाँ पर दिखी थी, बट अब वापस ये भी कोर्स रिवर्स करते हुए दिख रहे हैं और बाजार की स्ट्रेंथ भी अच्छी नहीं इस समय दिख रही है। चलिए एक्सपर्ट हमारे साथ है तैयार, बुलाएं, स्वागत करें उनका। कौन कौन है जरा एक बार शक्ल दिखाएं भाई, कौन कौन आगे हैं। सुमित जी तैयार हैं, बंसल जी, कुणाल जी भी रेडी हैं, नितिन जी का भी स्वागत है, वागले साहब और हिमांशु जी को भी हम आमंत्रित कर रहे हैं आज के शो में। आइए बिगुल पहला सुमित जी के लिए, सुमित के सुपरहिट नो प्राइस फॉर गेसिंग, शॉर्ट कॉल ही होगा। जी सुमित जी बताएं सर, अब क्या बिकेगा? जी अनिल जी, गुड आफ्टरनून। अनिल जी, सुबह एक बार देख के लगा था कि आज थोड़ा सा रिवर्सल आ सकता है, बट आया नहीं है। हायर लेवल से अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली है और अब एक एक करके दिग्गज स्टॉक में वापस से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो सेल साइड का मूव वापस से कंटिन्यू करते हैं। तो जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है उसका अभी भाव चल रहा है 2336। दिग्गज स्टॉक जिसका नाम है रिलायंस, रिलायंस के अंदर दबाव देखने को मिल रहा है। रिलायंस मेरे को लग रहा है कि अब यहाँ से एक अच्छा फॉल इस हफ्ते में दिखा सकता है। रिलायंस के अंदर यहाँ पे बिकवाली करके चले, जिन्होंने सेल का व्यू लेके काम किया हुआ है वो लोग पोजीशंस होल्ड करें, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से रिलायंस पे कंटिन्यूसली सेलिंग देखने को मिल रहा है और आज भी स्टॉक के अंदर एक अच्छी सेलिंग है। रिलायंस के अंदर ऊपर में जो रेजिस्टेंस और स्टॉप लॉस बनेगा वो 2370 2375 के पास बनेगा। तो 2375 का स्टॉप लॉस लगा के रिलायंस में यहाँ पे बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। नीचे में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं फ्यूचर्स के अंदर 2300 का इसका पहला टारगेट होगा। 2300 का लेवल टूटने पे 2275 रुपए तक का मूव रिलायंस के अंदर देखने को मिल सकता है। तो बिकवाली करें 2375 के स्टॉप लॉस से 2300 और 2275 के टारगेट के लिए। तो ये आपके लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज, जहां पर आपको करनी है बिकवाली। गिरावट इस पर आपको बनती हुई दिख सकती है। वागले साहब की भी कॉल है तैयार, बिगुल वागले का वंडर। गुड आफ्टरनून वागले साहब, बताएं सर। दीपांशु गुड आफ्टरनून, अनिल जी गुड आफ्टरनून। दीपांशु, बेचना है बजाज फाइनेंस, अभी 6160 का के आसपास का भाव है। मुझे लगता है ये 6000 तक नीचे जाने के लिए तैयार है, तो ये 5-10 रुपए की रेंज में बेचे। 6210 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और आपका टारगेट 6000 का होगा आज और कल का 2 दिन का टाइम के टारगेट लिए बजाज फाइनेंस। दिग्गजों पर सेल कॉल आ रही है, रिलायंस और बजाज, ये है 2 कॉल्स। देखते हैं हिमांशु जी के रेडार पर कौन सा स्टॉक है। बिल्कुल उनके लिए हिटमैन हिमांशु। गुड आफ्टरनून हिमांशु जी, बताएं सर आपकी कहां पर है नजर? टू यू दीप बिकवाली ही करनी है और जो स्टॉक मेरे रडार पर आया है वो है पीरामल एंटरप्राइजेस। इसका फ्यूचर बेच के चल रहा है 778 रुपए के आसपास के करंट लेवल से, यहाँ बेचें 780 रुपए तक बेच सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 787 रुपीज का और ये शॉर्ट कॉल रहेगा 1 से 2 दिनों के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक मेजर ब्रेकडाउन होता हुआ नजर आ रहा है और स्टॉक 1 से 2 दिनों में 725 से 700 रुपए तक के टारगेट दिखाने का पोटेंशियल रखता है। दीप, अगर आप चार्ट देखेंगे तो अक्टूबर 2022 के बाद इस स्टॉक ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया था 790-800 के जोन पर और काफी समय की कंसोलिडेशन के बाद आज उस सपोर्ट से ब्रेकडाउन यहां पर होते हुए नजर आ रहा है। आरएसआई में एक वीक ट्रेंड है, एक नेगेटिव डाइवर्जेंस बनता हुआ नजर आया है। मुझे लगता है कि यहां पर ये सपोर्ट टूटती हुई नजर आएगी और इसके चलते लॉन्ग अनवाइंडिंग प्रेशर भी बनेगा। 720 और 700 रुपए के पोजिशनल टारगेट्स के लिए पीरामल एंटरप्राइजेस के फ्यूचर्स में बिकवाली करके चलने की सलाह है। ओहो, 720 और 700 बड़े बड़े टारगेट दिए हैं यहाँ पर हिमांशु जी ने। 10% तक की डाउन साइड भी बन सकती है बड़े लेवल को तोड़ता हुआ पीरामल एंटरप्राइजेस। आइए बढ़ते आगे और अब बिगुल है नितिन जी के लिए, निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरार का। बताएं नितिन जी। अनिल जी, यहाँ पे 40,100 की पुट ऑप्शन लेंगे जिसका प्राइस अभी 215 रुपया चल रहा है और इसके स्टॉप लॉस होंगे 140 के और टारगेट होंगे 320 से 350 का। अभी निफ्टी में तो सेलिंग आ रही है और निफ्टी में काफ़ी अच्छा ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है, आज करीब 8-9% का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है।
बैंक निफ्टी रिलेटिवली उतनी नहीं गिरी है, तो मुझे कंसर्न ये है कि बैंक निफ्टी में यहाँ से सेलिंग आएगी तो निफ्टी और नीचे जा सकती है और निफ्टी हो सकता है 17,200 की तरफ चली जाए। यहाँ पे मेरा ट्रेड बैंक निफ्टी में है क्योंकि बैंक निफ्टी रिलेटिवली कम गिरी है, 216 पॉइंट ही डाउन है, वेयर एज निफ्टी 140-45 पॉइंट डाउन है। तो कल या आने वाले फॉलो ऑन में हम बैंक निफ्टी में सेलिंग देख सकते हैं। तो 40 से 100 की पुट ऑप्शन 215 में ले रहे हैं, 320 से 350 के टारगेट होंगे और 140 का स्टॉप लॉस होगा। ओके, तो 40,100 वाला पुट ऑप्शन खरीदने बैंक निफ्टी का मिल रहा है 215 में, स्टॉप लॉस 140 का और टारगेट 320 और 350 का बनकर आएगा आपके लिए बैंक निफ्टी पर। यह है राय पुट खरीदकर मंदी करने की आती हुई नितिन जी की तरफ से। बाजार दबाव में है, अच्छे खासे दबाव में है और डाउ फ्यूचर्स 100 पॉइंट नीचे, नेस्डैक फ्यूचर्स 40 पॉइंट नीचे। आइए बढ़ते आगे और बड़ी इंटरेस्टिंग एक स्टोरी की तरफ आपको लेकर चलते हैं। ब्रोकर का कारोबार डूब जाने पर एक्सचेंजेस से क्लाइंट को भरपाई मिलती है, ये नियम है। आप जाइए क्लेम कीजिए एक्सचेंजेस में, एक्सचेंज आपका क्लेम देखेगा, करेगा और पैसा देगा। हाल ही में सैट ने यानी कि सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिसीजन दिया है। इस डिसीजन में ऐसा था कि ब्रोकर तो डिफ़ॉल्ट हो गया, लेकिन ब्रोकर का डिफ़ॉल्ट होने के बाद किसी क्लाइंट ने जो मुआवजा क्लेम किया, उस मुआवजे में एक्सचेंज का कहना था कि बनता नहीं है, क्योंकि ये सौदा है ना थोड़ा सा इधर उधर वाला है, मतलब एडजस्टमेंट वाला, प्रॉफिट लॉस के एडजस्टमेंट वाला है। लेकिन इसमें क्या फैसला आया है और क्या इंटरेस्टिंग चीज़ है और एक आम ट्रेडर या इन्वेस्टर्स के लिए इसका क्या मतलब है, आइए जानते हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजेश कुमार हमारे साथ इस वक्त। ब्रजेश बताइए, पहले तो पूरा मामला समझाइए, हुआ क्या था, उसके बाद मैं पूछूंगा कि फैसला क्या है। पहले मामला समझाओ। मामला ये था कि एक ट्रेडर ने 27 अप्रैल 2018 को एक ब्रोकर के यहाँ 27 अप्रैल 2018, ठीक है। हाँ, 27 अप्रैल 2018 को एक ट्रेडर ने, एक इन्वेस्टर कह लें, उसने एक ट्रेडिंग अकाउंट खोला अपने ब्रोकर के यहाँ पे। ओके। धीरे धीरे करके पार्ट्स में कुल 23 लाख रुपए उसने जमा किए। उसने 24 दिसंबर 2018 को सिर्फ सिंगल ट्रेड किया और सिंगल ट्रेड में इंट्राडे ट्रेड था ये, 2300 शेयर खरीदे किसी कंपनी के और जो टोटल खरीद की रकम बनती थी वो 23,23,000 रुपये बनती थी। उसी दिन उसने 22,99,970 रुपये में सौदे को बेच दिया, यानी कुल मिलाकर इसमें 46 रुपये का घाटा हुआ। 1 मार्च 2019 को ट्रेड जो ब्रोकर था उसका ट्रेडिंग टर्मिनल बंद कर दिया गया और 4 नवंबर 2019 को उसको डिफॉल्टर घोषित कर दिया एक्सचेंज ने। अब ये जो क्लाइंट था, क्लाइंट गया एक्सचेंज के पास कि मुझे इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड से पैसा मिलना चाहिए क्योंकि मेरे ब्रोकर ने डिफॉल्ट किया है। एक्सचेंज ने कहा कि ये आपने जो सिंगल सौदा किया है ये सही नीयत से किया हुआ नहीं लगता है, क्योंकि लगभग आइडेंटिकल अमाउंट का सौदा किया है आपने, बाकी कुछ नहीं किया। साल में सिर्फ इस पूरी मियाद में आपने सिर्फ एक सौदा किया और सौदे की रकम भी एग्जैक्टली मैचिंग है और आपने इंट्राडे किया, तो आपकी नीयत सही नहीं थी, इसलिए आपको क्लेम नहीं मिलेगा। और 7 अक्टूबर 2022 को इन्वेस्टर का क्लेम रिजेक्ट हो गया। अच्छा, मतलब एक्सचेंज का ये कहना है कि आपने सौदा तो किया लेकिन नीयत सही नहीं। अब इस मामले के में मतलब जो ब्रोकर या क्लाइंट है वो गया सेट में, राइट? सेट ने क्या ऑर्डर दिया वो समझाइए और क्यों। सेट ने ये कहा कि अगर एक्सचेंज पर कोई सौदा हुआ है, एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पे डॉक्यूमेंटेड है, तो क्लेम का हकदार है। एक्सचेंज ने जब ये कहा कि ये सही नीयत से सौदा नहीं किया गया है, तो सेट ने कहा कि आप साबित कीजिए आपने किस आधार पर यह राय बनाई कि जो सौदा किया गया था वो सही नीयत से नहीं था। आप सिर्फ अपने मन की बात नहीं कर सकते, आपके पास सबूत क्या है। करेक्ट। और जो भी दलील दी गई और जो भी अपने एक्सचेंज के बाईलॉज का हवाला दिया, सेट ने उसको नहीं माना, बोला कि आप साबित कीजिए कि ये सौदा गलत नीयत से किया गया था। अच्छा, तो मतलब इससे मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी है कि अगर एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे कोई भी सौदा हुआ है तो एक्सचेंज को ये प्रूव करना है कि वो गलत हुआ। अगर वो प्रूव नहीं कर सके तो उस सौदे को सही माना जाएगा और क्लाइंट के लिए क्लेम का रास्ता खुला हुआ है, राइट? बिल्कुल। कंडीशंस हैं जो बाईलॉज में और सेबी के रेगुलेशंस हैं, उसमें 3 बातें हैं। एक तो ये है कि स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात जो भाषा है उसकी, शैम ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए। और तीसरा, कोल्यूसिव ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए। ये 3 शब्द बहुत महत्वपूर्ण है और ये प्रूव करना पड़ेगा एक्सचेंज को। हाँ,
है ना, कि भाई ये ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा आप बोल रहे हो। बिल्कुल। और इसी कहानी में एक पार्ट और है। ये एक इन्वेस्टर था और उसका फैमिली मेंबर भी एक इन्वेस्टर थी। तो उन्होंने भी कुछ 23-24 लाख रुपए ब्रोकर के पास पार्ट में करके जमा किए थे। ओके। उन्होंने कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया था। ओके। उनको क्लेम नहीं मिलेगा। अच्छा, भले आपने पैसा नहीं, एक मिनट वापस बताओ, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताई आपने, पहले से ज्यादा ये इंटरेस्टिंग लग रहा है, वापस बताओ। आपने ब्रोकर जो ये थे, इन्वेस्टर थे, इनकी फैमिली मेंबर थी, इन्होंने भी कुछ 23-24 लाख के आसपास 23-24 लाख के आसपास की रकम धीरे धीरे करके पार्ट में ब्रोकर के पास इनके रखे हुए थे, लेकिन इन्होंने एक भी सौदा नहीं किया था। अच्छा, और वो पैसा मार्जिन के तौर पे रखा था। अब उन्होंने जैसे भी रखा, वो लोन के तौर पे रखा या जैसे भी रखा या आपसी अरेंजमेंट जो भी रहा हो उस पर रखा, लेकिन इन्होंने एक भी सौदा नहीं किया। तो सैट ने इनका जो क्लेम था इसके रिजेक्ट करने को एकदम सही माना, क्योंकि आपने एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पे कोई सौदा नहीं किया, इसलिए हक नहीं बनता क्लेम। अच्छा, अगर ट्रेड का पैसा होता, अगर आपने शेयर खरीदा या बेचा होता तो आपका क्लेम बनता। बिल्कुल। अगर खाली मार्जिन रखा तो नहीं बनता। नहीं, सौदा होना एक्सचेंज प्लेटफॉर्म भाई साहब आप झटका लगा रहे हो। सौदा होना बेसिक कंडीशन है। अच्छा, सौदा होना चाहिए एक्सचेंज, मतलब जो भी क्लेम्स आएंगे वो सौदे से रिलेटेड आएंगे, और वो सौदा होना पहली शर्त है। और मार्जिन के नहीं क्लेम नहीं हो सकते। अगर किसी ने ब्रोकर को मार्जिन दिया और ब्रोकर डूब गया तो मार्जिन पे आपका क्लेम नहीं। तो सौदा तो पहले किया होगा ना, कभी नहीं किया, और नहीं, आजकल तो अपफ्रंट देना पड़ रहा है ना भाई साहब। हाँ, तो अब समझो दीप जी को 5 लाख रुपए के शेयर खरीदने, तो ब्रोकर के पास 5 लाख रुपए रख दिए, ठीक है, फिर शेयर खरीदे, जब तक खरीदने का मन बना, भाई क्या आज भाव गिरेगा, कल लूंगा, परसों लूंगा, ये तब तक पैसे पड़े हैं, शेयर खरीदे नहीं, और भाव गिरने के बजाय ब्रोकर ही गिर गया। ठीक है, ब्रोकर क्या होता है ऐसे में, प्रैक्टिकली ऐसा होता है कि ब्रोकर एक दिन में नहीं गिरता है, मतलब नहीं, वो तो फेजेस होते हैं, लेकिन पता तो थोड़ी पता होता पहले। सबको लगता है कि बैंक ढीला ढीला एक दिन अचानक से बंद हो जाता है। पहले कैसे पता चल रहा है? सबको लगता है तबियत खराब है, थोड़ा ढीला चल रहा है, एक दिन से अचानक आदमी लुढ़क गया। ये तो अचानक ही होता है ब्रजेश। तो ये आप जो सवाल कह रहे हैं ये वाकई में क्यूरियोसिटी वाला सवाल है। लेकिन नॉर्मली ये होता है कि जो ब्रोकर की कहानी खराब होती है तो वैसे एक दिन में नहीं खराब होती, मतलब धीरे धीरे। वो बात तो सही है, अगर एक दिन में खराब होती धीरे धीरे, लेकिन होता तो एक ही दिन ना भाई साहब। हाँ, बड़ी समस्या तो एक ही दिन आती है। भाई कई बार मतलब कितने दिनों से भाई साहब बीमार चल रहे थे, आज निकल गए, है ना, जो बंसल जी की लैंग्वेज में थैंक यू हो गए। तो वो होगा तो किसी एक ही दिन ना, तो ये तो पता नहीं चलेगा कि किस दिन थैंक यू होंगे। करेक्ट। तो फिर आप क्या करेंगे? समस्या आएगी। हाँ, तो यार ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। अगर मार्जिन वाला पैसा ना मिले, क्योंकि वो तो ट्रेड नहीं हुआ है, तो ये तो बड़ी रिस्क है। कोई अगर मार्जिन देके रखे ब्रोकर के पास में, समस्या हो सकती है। इंटरेस्टिंग है ये तो, मतलब। लेकिन दो चीजें इसमें समझ में आ रही। एक तो ये कि अगर सौदे से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन है तो एक्सचेंज की जिम्मेदारी है। एक्सचेंज को लगता है कि सौदा गलत हुआ है, खराब इंटेंशन किया है, इससे किया है, मिली भगत से किया है, तो एक्सचेंज को प्रूव करना पड़ेगा। इंटरेस्टिंग। आइए, हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है, जरा एक बार इनसे किसी विशेष टिप्पणी ली जाए, किसी कोई राय इस मामले पर। एक तो एक्सचेंज की जवाबदारी, अगर सौदा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे हुआ तो वो माना जाए। दूसरा ये, अगर मार्जिन रखा हुआ है और सौदा नहीं हुआ तो उसकी जवाबदारी नहीं। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, सबसे सनसनीखेज बात तो अभी जो ब्रजेश जी ने बताई कि मार्जिन पर क्लेम नहीं है। अनिल जी देखिए, ब्रोकर की फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो एक तरह का बैंक होता है अनिल जी ब्रोकर। तो ब्रोकर के पास जो पैसे दिए जाते हैं वो इसी विश्वास से दिए जाते हैं कि वो सेफ रहेंगे जब तक वापस ना लिए जाएं या वापस मिल ना जाएं। तो अनिल जी ऐसा हो जाएगा तो अनिल जी बड़ा खतरा बन जाएगा। तो अनिल जी इस पे तो डेफिनेटली और क्लैरिटी लानी चाहिए। क्लैरिटी लाने का प्रयास करें ब्रजेश जी। आपके ऊपर फॉर ए चेंज मैंने नहीं, कुणाल जी ने जिम्मेदारी डाली इस बात की, तो जरा पता लगाइए। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, वैसे भी इंटरेस्टिंग है जी। तो चलिए, ये एक बड़ी खबर जो आपको बताई है ब्रजेश ने। ब्रजेश धन्यवाद, बहुत इंटरेस्टिंग खबर थी, काम की भी। बिल्कुल, और आशा करते हैं कि सारे ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स याद रखेंगे जब ये आगे अगर इनके साथ ऐसा कुछ भी एक्शन होता है तो। आइए बाजार पर वापस करते हैं फोकस, क्योंकि और गिरावट आपको बढ़ती दिख रही है। सिप्ला में आज ब्रेकडाउन आया, 4% नीचे है, वायदा कारोबार का टॉप लूजर है सिप्ला। बाकी स्टॉक्स की तो हमने बात करी है। एक बार बंसल जी से सिप्ला पर राय लीजिए। बंसल जी, रोज एक फार्मा स्टॉक निकल कर आता है जहां पर कुछ ना कुछ एक्शन हो रहा था, आज सिप्ला की बारी है सर, 4% नीचे, जरा बताएं इसके बारे में। दीपांशु, इसको तो आप कंटिन्यूसली पिछले 3-4 दिनों से, जिस दिन इसके खराब नतीजों के बाद, कुछ नेगेटिव न्यूज के बाद स्टॉक गिरा था, उस दिन से आप इसको कवर कर रहे हो दीपांशु। तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं करना है दीपांशु। कुछ करना है तो वो बायोकॉन और बायोकॉन का जो भाई बहन है सिंजिन,
दोनों में पॉजिटिव क्रॉसओवर हो रखा है, तो अगर फार्मा में कुछ करना है तो सिंजिन और बायोकॉन के साथ शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग की जा सकती है। सिप्ला में कुछ भी नहीं करेंगे। तो सिप्ला में तो कुछ नहीं करेंगे, खैर कुछ करने लायक है भी नहीं इस काउंटर में, बट ब्रेकडाउन इस पर आपको आते हुए दिख रहा है। रेड्डीज भी आज कमजोर हुआ है, वहां पर भी आपको वीकनेस दिख रही है इस समय। तो कमजोरी वाले ये सारे काउंटर्स इस समय दिख रहे हैं। आईटीसी आज ये भी थोड़ा फिसला है, क्या वापस एंट्री के लेवल हैं? सुमित जी जरा देखें, आईटीसी 376 386 का आई थिंक हाई बनाया था इसने, वहां से करीब 10 रुपए फिसल चुका है। वापस एंट्री के लेवल्स आ रहे हैं या थोड़ा और गिरना चाहिए आईटीसी को? जो 370 365 के आसपास इसके अंदर वापस से एंट्री बनेगा। स्टॉक के अंदर नीचे में जो सपोर्ट है 365 के आसपास बनेगा। तो मेरे को लग रहा है कि जिन्होंने पोजीशंस बनाई है वो होल्ड कर सकते हैं, और जो फ्रेश लेना चाहते हैं वो थोड़ा सा डिप का वेट करें, लोअर लेवल्स पे खरीदारी करें। 382 385 ये लेवल जब ऊपर पे टूटेंगे तो आईटीसी में फिर वापस से अपवर्ड मूव रिज्यूम होगा और फिर 400 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अभी थोड़ा वेट एंड वॉच करें, 8-10 रुपए नीचे आता है तब इस पर खरीदारी करें। चलिए 8-10 रुपए नीचे आने दीजिए, फिर इसमें करेंगे खरीदारी, बट आईटीसी इस पर रखनी है आपको नज़र। श्री सीमेंट के लिए खबर आती हुई दिख रही है और अच्छी खबर है। आई थिंक दतीमा कोल माइन ब्लॉक के लिए सबसे ज़्यादा बोली इन्होंने लगाई है, तो टॉप बिडर है इस कोल माइन ब्लॉक के लिए श्री सीमेंट। ये आपके लिए इस समय खबर आती हुई दिख रही है। स्टॉक भी थोड़ा एक्शन में आपको दिख रहा है, डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है इस समय। हालांकि कुछ ऐसे बड़ी मूव नहीं है, बट कमज़ोर बाजार में होल्ड ज़रूर कर रहा है श्री सीमेंट। इस काउंटर पर रखिए नजर। दतीमा कोल ब्लॉक के लिए सबसे बड़ी बोली इन्होंने लगाई है और स्टॉक में भी थोड़ा एक्शन बना हुआ है। 1.5% ऊपर इस समय श्री सीमेंट दिख रहा है। 26,000 का लेवल अभी अभी इसने क्रॉस करा है। कुणाल जी एक बार देख लेंगे, श्री सीमेंट खबर के दम पर थोड़ा एक्शन में है सर? देखिए बिल्कुल दीपांशु, जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है, हमने श्री सीमेंट से एक आउट परफॉर्मेंस देखी और जो बाकी सीमेंट स्टॉक्स में करेक्शन आया उसमें भी स्टॉक ने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो मुझे स्टॉक में मजबूती नजर आती है, स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है, 25,000 के आसपास एक बेस बन चुका है। तो मेरी राय में जिनके पास पोजीशन है उन्हें तो बने ही रहना चाहिए, और कोई गिरावट मिलती है तो इसको बाय करके चलें। ये स्टॉक मुझे लगता है कि 28,000 के लेवल्स को पार करेगा। आज इंट्राडे में भी मूवमेंट अच्छा दिखता है, तो जिनके पास पोजीशन है स्टॉप लॉस रखें 25,500 का, होल्ड करने की मेरी राय। तो ये है आपके लिए श्री सीमेंट, 25,500 का स्टॉप लॉस रखे, होल्ड करने की राय है। यहाँ पर आपको थोड़ा एक्शन दिख रहा है। टाटा मोटर्स, इस पर भी एक बार करते हैं फोकस। एक बार नितिन जी जरा टाटा मोटर्स का चार्ट देख लें। अभी अभी खबर आई है कुछ देर पहले कि इन्होंने स्क्रैपिंग फैसिलिटी लगाई है। ये खबर आपको आती हुई दिख रही है। रजिस्टर्ड व्हीकल्स की स्क्रैपिंग फैसिलिटी 15,000 रोड व्हीकल्स को ये एक साल में स्क्रैप कर पाएंगे। इतनी कैपेसिटी के साथ इन्होंने कामकाज शुरू करा है। तो स्क्रैपेज पॉलिसी तो ऑलरेडी सरकार की तरफ से इंप्लीमेंट भी हो चुकी है, अब स्क्रैपिंग फैसिलिटी ये लगाई है। जयपुर में इन्होंने ये व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी शुरू करी है। टाटा मोटर्स देखें नितिन जी एक बार, 419 का लेवल इस समय। देखिए टाटा मोटर में अभी फिलहाल तो स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है, और अगर देखेंगे तो लास्ट 2 दिनों में 435 और 425 के रेंज में काफी सेलिंग भी हुई है, अभी 419 के आसपास है। तो मोस्ट लाइकली 410 से 405 का जो सपोर्ट लेवल है वो टेस्ट कर सकता है। ओवरऑल मार्केट के कंपैरिजन में जरूर थोड़ी स्ट्रेंथ है, बट स्टॉक इटसेल्फ में थोड़ी वीकनेस है। तो 405 से 410 की रेंज में जब आए तो वहां पे आप 400 का स्टॉप लॉस रख के बाय कर सकते हैं। यहाँ से 10-12 पॉइंट और गिर सकता है स्टॉक। यह है आपके लिए टाटा मोटर्स पर राय इस वक्त आती हुई है। हल्के हरे निशान में बने रहने की, टिके रहने की कोशिश। क्या जमाना आ गया दीप, देखिए पूरा मार्केट लाल है। अदानी एंटरप्राइजेस 14% आज सुबह 4-5% नीचे था। इन्होंने डिसाइड ही कर रखा उल्टा चलेंगे। पूरा मार्केट रोज रोज लाल खराब भी कौन सा रहता है, कम खराब रहता है, ये बहुत ज्यादा खराब रहता है। सबका मूड खराब करके ये मुस्कुराते हुए 14% ऊपर आज के सेशन में बढ़ते आएंगे। 17,300 की तरफ निफ्टी फिर से आने की कोशिश करता हूँ, और बैंक निफ्टी 40,200 के करीब। यूरिया के दाम काफी कम हो चुके हैं, इसका सीधा सीधा फायदा मिलता है फर्टिलाइजर कंपनियों को। दाम कहाँ कम हुए, कितने कम हुए, और फायदा किसे मिलेगा और कितना, ये 4 चीज हैं जो आपको जाननी है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त आशीष, बताने के लिए सारी डिटेल्स। आशीष बताएं। सर सबसे पहले जैसे कि आपने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आप देखें तो यूरिया की जो कीमतें हैं वो काफ़ी ज़्यादा घटी हैं पिछले साल। इसी समय देखें तो $950 के करीब थी प्रति टन, और अब यहाँ पर फिलहाल जो है 450 प्रति टन जो है कीमतें हो गई हैं। और देखिए इसके पीछे एक बड़ा कारण है कीमतों में जो गिरावट है कि गैस की कीमतें काफ़ी ज़्यादा घटी हैं। पिछले साल के मुकाबले गैस की कीमतों में बड़ा गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है,
और क्योंकि सिर्फ अगस्त के मुकाबले अभी देखिए, क्योंकि नेचुरल गैस बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता है, $10 के आसपास था अगस्त में 2022 में, और अभी फिलहाल अगर आप देखें तो $2.7 के आसपास है। तो काफी ज्यादा जो है यहाँ पर कीमतें घट गई हैं। अब नेचुरल गैस की कीमतें घटने से फायदा पूरे फर्टिलाइजर स्पेस को इसके लिए होता है, और खासतौर पर यूरिया बनाने वाली कंपनीज को, क्योंकि इसके जो यूरिया बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल होता है, इसका 75 to 80% कॉस्ट जो है वो गैस की वजह से होता है, जिसके चलते हमने देखा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आपको कीमतें जो है वो घटती हुई नजर आई है। लेकिन एक और बात ये भी है कि सरकार को भी इससे राहत हो जाएगी, क्योंकि हम अधिकतर यूरिया जो है इंपोर्ट करते हैं, तो उनके जो सब्सिडी है इसका भी जो भार है वो फिलहाल कम होते हुए नजर आएगा। एक स्टॉक ऐसा है जिसे आपको अपने खास रडार पर रखना चाहिए, वो है चंबल फर्टिलाइजर, क्योंकि घरेलू यूरिया उत्पादन में देखें तो चंबल फर्टिलाइजर का करीब 15% के आसपास का मार्केट शेयर है। लेकिन बाकी की जो कंपनीज हैं वो जो इंपोर्ट कर रही थी, इनको भी फायदा देखने को मिलेगा, और क्योंकि बिटा लेवल पर भी आगे जाकर इंप्रूवमेंट जो है एनालिस्ट बता रहे हैं कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। स्टॉक्स आपको रडार पर रखने हैं चंबल फर्टिलाइजर, RCF, NFL और फैक्ट, इनको बड़ा फायदा है। लेकिन कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो फर्टिलाइजर की रैली में चल जाएंगे लेकिन इन्हें ज्यादा फायदा नहीं होगा। इनमें से 3 नाम आपके सामने रख देता हूँ, कोरोमंडल इंटरनेशनल, पारादीप फॉस्फेट और दीपक फर्टिलाइजर। कारण यह कि यूरिया बेस्ड नहीं है, फॉस्फेटिक बेस्ड है, इसके चलते इनको नेचुरल गैस की कीमतों में गिरावट का फायदा नहीं मिलता है। तो जो स्टॉक है चंबल फर्टिलाइजर सबसे ज्यादा है जो आपको रडार पर रखना है। अच्छा, जिसको फायदा नहीं मिलता, ये आपने भी बताया, कोरोमंडल, पारादीप और दीपक, तो नुकसान भी तो नहीं होता ना? नुकसान नहीं है। हाँ, ऐसा तो नहीं कि नुकसान है या दूसरों का फायदा हमारा नुकसान। नहीं, नुकसान नहीं है सर। नहीं, ऐसा बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट सोचते हैं हमारे कि दूसरों का फायदा मतलब दूसरों का नुकसान मतलब हमारा फायदा, ऐसा, और दूसरों का फायदा मतलब हमारा नुकसान, ऐसा भी नहीं। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। नहीं, कभी कभी थोड़ा सेल्फिश होना पड़ता है ना कि दूसरों का फायदा मतलब हमारा नुकसान। क्यों कुणाल? अनिल जी देखिए ट्रेडिंग जीरो सम होती है अनिल जी, और हाँ। वो भी विशेष रूप से F&O की ट्रेडिंग जीरो सम है, तो किसी का हानि तो किसी का लाभ। करेक्ट। लेकिन अनिल जी देखिए, कभी कभी सेल्फिश होना ठीक है, लेकिन अनिल जी कुछ ऐसे बुद्धिजीवी लोग होते हैं जो अनिल जी निरंतर सेल्फिश रहते हैं, तो उनसे अनिल जी विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। कुछ लोगों को तो आप जानते ही होंगे अनिल जी, निश्चित रूप से। हाँ, 100% जानता भी हूँ, पहचानता भी हूँ, मानता भी हूँ, लेकिन उनके बारे में कुछ कहता नहीं, बस। समझ तो गए होंगे आप। ओके, तो ये है यूरिया पर पूरा का पूरा एक्शन जो होते हुए आपके सामने इस वक्त आता हुआ। आइए बढ़ते आगे, और अब वक्त है सेठी साहब से भी मुलाकात करने का। जरा सेठी साहब को फोन किया जाए, लाइफ लाइन यूज करें, फोन अ फ्रेंड। बिल्कुल। जी सेठी साहब, गुड आफ्टरनून अनिल जी। वेरी गुड आफ्टरनून, बताएं। हाँ जी अनिल जी, 2 स्टॉक है कैश मार्केट के जिनमें खरीदारी करने की सलाह है। फरमाएं सर। अनिल जी, जो आज का पहला स्टॉक है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से स्टॉक है। स्टॉक का नाम है ITD सीमेंटेशन, जो अभी 96-97 रुपए के लेवल्स पे ट्रेड करता है। एक बहुत ही दमदार क्वालिटी की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जो कि मेनली स्पेशलाइज करती है मरीन इंफ्रा में, मेरीटाइम स्ट्रक्चर्स बनाती है, फिर मेट्रो प्रोजेक्ट्स में इनका स्पेशलाइजेशन है, फिर डैम्स, टनल्स, एयरपोर्ट्स और हाईवेज, इस तरह के सेगमेंट में काम करती है। और लीडरशिप है एक तो मरीन इंफ्रा में, और दूसरा जो अंडरग्राउंड मेट्रो का कारोबार होता है उसमें, अंडरग्राउंड मेट्रो के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें ये एक लीडर कंपनी है जिसने मुंबई मेट्रो, चेन्नई, बेंगलोर, सूरत सब जगह काम किया है। फिर कई सारे प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट्स करे हैं, जैसे दिल्ली मेट्रो रेल का, बुंद्रा पोर्ट, हल्दिया पोर्ट, और इवन हाल ही में गुवाहाटी का जो वाटर फ्रंट है वो भी इस कंपनी ने किया है। फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे, एक जबरदस्त ऑर्डर बुक है, 21,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है, जिसमें 8,000 करोड़ के करीब के ऑर्डर पिछले 9 महीने में मिले हैं। एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी अच्छी है, दिसंबर तिमाही अच्छी थी, पैट आया 24 करोड़ का, जो पिछले साल 16 करोड़ का पैट था। और स्टॉक अपने जो रिसेंट हाईज 147 के हाईज थे वहां से अच्छा खासा इस बाजार की गिरावट में करेक्ट हुआ और इन लेवल्स पे आया है। मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ पे बहुत अच्छे लेवल्स पे ट्रेड करता है। और ये कंपनी बांग्लादेश में भी काम करती है। अभी इनको बांग्लादेश में एक टेंडर में ये L1 है, 2,000 करोड़ का ऑर्डर वहां से मिलने की उम्मीद है। फिर कोलकाता में भी जो अंडरग्राउंड मेट्रो का एक्सपांशन हो रहा है वहां पे भी ये ऑर्डर्स पैक करने की पूरे चांसेस है। तो ऑन एंड ऑन एक अच्छी क्वालिटी की कंपनी है और अच्छी रेवेन्यू विजिबिलिटी है। मुझे लगता है करंट लेवल से एक बहुत अच्छे लेवल से जहाँ पे एंट्री करनी चाहिए। और इसमें FIS भी बुलिश है, अराउंड 22% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें MIT भी है 6.74%। मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे खरीदना चाहिए। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म टारगेट है 105 रुपए का और 92 का स्टॉप लॉस रखना है।
92 का स्टॉप लॉस, 105 के टारगेट। खरीदार आईटीडी सीमेंटेशन। सीमेंटेशन के नाम से सीमेंट कंपनी ना समझ लें, ये इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई है कंपनी, जो सेठी साहब ने आपको शुरू में ही बता दिया। सेठी साहब बताएं सर दूसरी पिक। दूसरा स्टॉक भी एक जबरदस्त कंपनी है, स्टॉक का नाम है कार्बोरंडम यूनिवर्सल, जो अभी 987 के लेवल पे ट्रेड करता है स्टॉक। एक मुरुगप्पा ग्रुप की वर्ल्ड क्लास कंपनी है, जो कि एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन कार्बोरंडम कंपनी यूएसए और यूनिवर्सल ग्राइंडिंग व्हील कंपनी यूके। ये कंपनी एब्रेसिव्स, फिर रिफ्रैक्टरीज, इंडस्ट्रियल सेरामिक्स और इलेक्ट्रो मिनरल्स बनाती है, जो कि मेनली कई सारी इंडस्ट्रीज जैसे ऑटो है, ऑटो कंपोनेंट, इंजीनियरिंग, इंफ्रा, पावर, हाउसिंग, इन सब इंडस्ट्रीज को कैटर करती है। दमदार फंडामेंटल्स वाली कंपनी है, अच्छे रिटर्न रेशियोज है, एक ऑलमोस्ट जीरो डेट कंपनी जो अच्छी दर से ग्रो कर रही है। एफआईज डीआईज भी 36.8% ओन करते हैं। और अच्छा अनिल जी, एक चीज कॉमन हो गई, इस स्टॉक में भी एमआईटी का निवेश है, 1.3% एमआईटी इसमें भी ओन करती है। बाकी एक अच्छी क्वालिटी की कंपनी है, दमदार फंडामेंटल्स है, यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। और मेरा इसमें शॉर्ट टर्म टारगेट है 1025 का, स्टॉप लॉस रखना 975 रुपए। 25 का स्टॉप लॉस, 975 का स्टॉप लॉस, 1025 का टारगेट। आइए हिमांशु जी से भी जानते हैं क्या हाल चाल है उनके। हिमांशु जी बताएं सर, कैसे हाल है आपके? सर धन्यवाद वाली वो नहीं है, 5000 की पेनल्टी ट्रांसफर करने को बोल रहे हैं। मैंने कहा, मैंने दो चीजें थी, मैंने कहा कि अलर्टनेस चेक कर ली जाए हिमांशु जी की। एक तो अलर्ट है कि नहीं है, और धन्यवाद देते कि नहीं है तो पता चल जाएगा। दीजिए, सेठी साहब इंतजार कर रहे हैं फोन लाइन पर। थैंक यू सेठी साहब। किस लिए? आज सुबह कार्बोरंडम मैंने भी 10 की कमाई को रिकमेंड किया था। हाँ, देखो सब पकड़ के काम करवाना पड़ता है, देखो ये हिमांशु जी की तरफ से धन्यवाद। ये धन्यवाद दिया हिमांशु जी ने, याद रहा है तो एक बिगुल तो बनता है हिमांशु जी के लिए। हाँ, हिटमैन हिमांशु। जी बताएं सर। एक और सेल काउंटर रडार पर है, लेकिन एक कंडीशनल सेल है। बेचना है भारत फोर्ज का फ्यूचर, जो कि अभी करंट लेवल है 820-821 रुपए के, लेकिन इसमें बिकवाली करनी है 816 रुपए के नीचे। अगर ये फ्यूचर चलता है, या तो आज इसमें एंट्री मिल जाए, या अगर कल के सेशन में अगर ये आज का लो तोड़ता है 816 के नीचे, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक 790-780 रुपए तक एक तरफा जा सकता है। तो 816 रुपए के नीचे कंडीशनल सेल है, भारत फोर्ज का फ्यूचर में बिकवाली करें। स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे उस कंडीशन में 824 रुपए का, और 790 के टारगेट्स के लिए भारत फोर्ज के फ्यूचर में बिकवाली करके चलने की सलाह रहेगी। ओके, भारत फोर्ज इसमें आपको करनी है कंडीशनल सेल, 816 के नीचे आए तभी बिकवाली करें। फिलहाल 820 के आसपास ट्रेड कर रहा है ये काउंटर। आइए लेते हैं अनिल जी से उनकी मार्केट स्ट्रेटेजी के पहले एक और चीज। हाँ बताइए सर। मार्केट स्ट्रेटेजी के बाद मेरे पास आपके लिए एक बेहद खास चीज है। ओके डन। कुछ हिंट पूछो, आप पूछोगे तब तो दूंगा ना। बताओ क्या, कुछ तो हिंट दो स्ट्रेटेजी के बाद। स्ट्रेटेजी के बाद ठीक है सर, स्ट्रेटेजी कब? थोड़ा डाउ फ्यूचर्स रिकवर हुआ है सर। शो की शुरुआत में 100 पॉइंट नीचे दिख रहे थे डाउ फ्यूचर्स, जो वो अब आपको सिर्फ 35 पॉइंट नीचे दिख रहे हैं, तो वहां पर रिकवरी आई। 15 पॉइंट ही नीचे बचा है। नैस्डैक फ्यूचर्स भी 17,300 पर निफ्टी आ गया है। बैंक्स में अच्छी रिकवरी हुई है, ज्यादा रिकवरी बैंक्स में दिखी है। 40,200 पर बैंक निफ्टी भी आपको आते हुए दिखा है। कमजोर है बट निचले स्तरों से रिकवर कर रहे हैं। रुपया अनिल जी डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है, तो बाकी बाजार का ठीक है, रुपया डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है। यूरोप में थोड़ी सुस्ती छाई हुई है। बताए सर। आजकल तो किसी पे भरोसा ही नहीं रहा। हाँ, अब तो नहीं है। जैसे आप तेजी के मूड में आओ, रात से नीचे आता है। जैसे आपको लगेगा आज तो गंदा गया, बस पूछो मत, कल का लेवल भी तोड़ दिया, सब दिन के नीचे और घूम जाता है। अब करे तो आदमी क्या करे, और इतना भी कॉन्ट्रा थोड़ी कोई हो सकता है लाइफ में। आदमी कुछ तो डिसिप्लिन के साथ चलता है ना, किसी डायरेक्शन के साथ चलता है। हर वक्त ये थोड़ी होता है कि डायरेक्शन के अगेंस्ट ही चलूंगा, करेक्ट है ना। तो अब डायरेक्शन के अगेंस्ट एक आध बार हो समझ में आता है, 2-4 बार हो समझ में आता है। मिनट में, घंटे में, आधे घंटे में डायरेक्शन बदल रहे तो एग्जैक्टली वैसा वाला हाल है। गजनी वो कोई लिखा था मेरे को किसने कि वो गजनी वाला गजनी मूवी बहुत पहले आई थी, लोग भूल गए। आमिर खान की बड़ी सुपर हिट पिक्चर थी। उसमें आमिर खान वो हेयर स्टाइल बड़ी फेमस हुई थी, तो गंजी सी और एक लाइन इधर से निकलती थी। बिल्कुल, वो 15-15 मिनट में भूल जाता था भाई कि मैं कौन हूँ, क्या करने आया हूँ, मतलब ऐसा। वैसे ही मार्केट भी है। मार्केट का वैसे ही गजनी मूव कहते हैं इसको चार्ट्स पे। कहाँ है कुणाल जी, इसको पेटेंट करवा लीजिए। हर 15 मिनट में जब मार्केट मुंह बदलने की कोशिश करे, इसको कोई अच्छा सा नाम दे के आपका पेटेंट, आप तो नामकरण संस्कार में माहिर हैं, कुछ ऐसा बना सकते हैं?
अनिल जी बिल्कुल विचार करना चाहिए अनिल जी। हाँ। जो बार बार अपनी दिशा बदले अनिल जी, हाँ। अपना रंग बदले, वैसे तो उसको गिरगिट कहते हैं अनिल जी। हाँ, वो थोड़ा क्या लोग बुरा मान सकते हैं, थोड़ा गजनी बोलेंगे तो थोड़ा आमिर खान के साथ और अपने आप को आमिर खान समझने लगे, क्या हमें क्या फर्क पड़ता है, समझे हम कौन सा मानने वाले हैं, हमें तो खाली पैटर्न का नाम देना है, वैसे भी भूल जाना है 15 मिनट वैसे भूल जाना है 15 मिनट बाद। सो आज पूरा माहौल वैसा है। अब अपने बचे हुए समय के लिए क्या करना वो देखते हैं। डेटा पहले देख लेते हैं। डेटा ये बता रहे हैं कि आप 17,400 के ऊपर बंद नहीं हो पाएंगे। अच्छा ठीक है। और जो मामला अभी चल रहा है आखिरी 1 घंटे में वो बहुत ही खराब है। क्यों खराब है बताता हूँ जी। 17,400 के पुट और कॉल दोनों पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट एक ही प्राइस पर है, एक ही स्ट्राइक प्राइस पर हाईएस्ट है, और आप 17,400 से बहुत नीचे 100 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहे हैं। जब 100 पॉइंट नीचे आप स्ट्राइक प्राइस से ट्रेड करना शुरू होते हैं तो जो उसके ऊपर की स्ट्राइक प्राइस का राइटर है वो तनाव में आता है। जैसे 17,400 के पुट में 75 लाख शेयर हैं, अब आप उससे 100 पॉइंट नीचे, तो जिसने पुट बेच के तेजी की पोजीशन की उसको ये समझ में तो आ रहा है कि मैंने गलती कर दी लाइफ में, और 17,300 के नीचे आप रहेंगे तो वो दबाव में आएगा ही आएगा। इसलिए 17,400 तो ऊपर की आपकी अपसाइड कैप हो गई। अब बढ़ के कितना बढ़ सकते हैं? बेस्ट केस सिनेरियो में अगर आप 17,400 ये है वो लेवल, 17,350 ये वो लेवल, अगर इसके आसपास ऊपर क्लोज दे दे तो फिर भी आप एडिशनल खराब नहीं है, जितने खराब है उतने खराब। लेकिन 17,350 के नीचे अगर आप बंद होते हैं, जो कि बजट के दिन के निचले स्तरों के नीचे आप बंद हो रहे हैं, तो और नीचे के रिस्क है जो 17,100-175 की रेंज में निफ्टी को 1-2 दिनों में ले जाएगी। 17,350 क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड होना चाहिए। 17,400 के आसपास आखिरी 1 घंटे में आए, वहां पर हल्का कीजिए। नीचे के लिए तो अदरवाइज खुली है, 100 से 175 अगला बड़ा टारगेट होगा। बीच में छोटी रुकावट 17,250 के आसपास है। ये निफ्टी के डेटा। बैंक निफ्टी 40,000 इसके नीचे बंद नहीं होंगे, ये कंफर्ट कॉन्फिडेंस आप रख सकते हैं। 28 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, हाईएस्ट है पुट में। 40,300 के ऊपर बंद होना भी चुनौती भरा लग रहा है। 40,300 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 37 लाख शेयरों का। सो बेसिकली 40,000 40,300 की रेंज में बैंक निफ्टी को टाइम पास करना, तो 40,300 के आसपास आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, हल्के हो सकते हैं। एक ही चीज़ है दीप, क्योंकि बैंक निफ्टी कल बढ़िया था, आज थोड़ा कम खराब हो रहा है वापस। सुबह तो ऐसा लगा कि बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली लोगों को समझ में आ गया लेना है तो बैंक निफ्टी लेना है। बैंक निफ्टी अब जो बेहतर प्रदर्शन का 3 बजे तक, 3 बजे तक अगर बैंक निफ्टी 40,300 के पार निकलकर टिक गया तो बैंक निफ्टी शॉर्ट कवरिंग दिखा सकता है। तो बैंक निफ्टी में 40,300 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है कॉल्स में, और उसके ऊपर निकल के टिक गया 3 बजे तक, तो 3 बजे तक उस पर नजर रखिए। अदरवाइज बैंक निफ्टी भी 40,300 की रेंज में कहीं भी जाकर बंद होगा, जहाँ इसकी मर्जी होगी, डिपेंडिंग ऑन निफ्टी। निफ्टी 17,350 के आसपास बंद होता है या उससे काफ़ी नीचे। अभी तक जो संकेत हैं ये क्लियर है, आपको 17,400 के ऊपर की क्लोजिंग निफ्टी में नहीं मिल सकती, ये मान के चलिए। 17,400 के आसपास आता तो देना ही देना है, बस सिंपल। ठीक है, 17,400 यहाँ पर आप रखिए नजर, ये क्रॉस करना मुश्किल होगा थोड़ा निफ्टी के लिए। 40,300 इसके ऊपर बैंक निफ्टी आपको थोड़ा एक्शन दिखा सकता है। देखते हैं अगले 25 मिनट की मूव बाजार के लिए काफी सिग्निफिकेंट रहेगी। बट पावर स्टॉक्स की हम बात कर रहे हैं और लगातार पावर स्टॉक्स में जबरदस्त एक्शन बना हुआ है। JSW एनर्जी, जरा इसको देखिए, लंबे समय बाद इसका रिटर्न हुआ है। 11% ऊपर आपको JSW एनर्जी ट्रेड करते हुए दिख रहा है। जबरदस्त तेजी आई और पिछले 5-10 मिनट में फ्रेश खरीदारी भी इस पर दिख रही है। सुमित जी, JSW एनर्जी इसमें आज क्या हो गया? वैसे तो पावर ग्रिड की बात हम कर रहे थे, NTPC मूव कर रहा है, पर ये आज का बिग पावर गेनर है। आया तो है मोमेंटम दीपांशु इसके अंदर, पिछले 5 दिनों के हायर लेवल पे आ चुका है, लेकिन अब यहाँ पे फ्रेश खरीदारी नहीं बनती है, क्योंकि स्टॉक ने ऑलरेडी आज का जो मूव दिखाना था वो दिखा दिया है। लोअर लेवल से करीब 20-25 रुपए का मूव स्टॉक के अंदर देखने को मिल चुका है। जिन्होंने ले रखा है वो होल्ड कर सकते हैं। 225 का इसके अंदर ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगाए। ऊपर के अंदर जो इसका पहला रेजिस्टेंस बनेगा 236 रुपए के पास बनेगा। 236 का लेवल टूटता है तो 242 रुपए तक का मूव देखने को मिल सकता है। तो एग्जिस्टिंग पोजीशंस में ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें, फ्रेश खरीदारी के लिए वेट करें। फ्रेश खरीदारी के लिए वेट कर, लेकिन आज अचानक से जान लौटी है JSW एनर्जी में। एनर्जी दिख रही है 12% की मजबूती। कितने दिनों से गिरता 350 रुपए वाला स्टॉक आधा रह गया है ना। 6 महीने को दिखाओ जरा, पता चलेगा कि कैसी हालत हुई है 6 महीने में। बिल्कुल ही मतलब गिरते गिरते पढ़ते पढ़ते कहाँ से कहाँ पहुंच गया है। वंस अपॉन अ टाइम ब्लू आइड स्टॉक, रोज बात होती थी, मोस्ट टॉक्ड अबाउट, रोज बात होती थी। कितना गिरा है 6 महीने में? 41%। आज का बढ़ने के बाद, माय गुडनेस। ओके, 360 का हाई बराबर है, 300 और लो 208 का, तो 208 से 232 अभी हुआ है 1-2 दिनों में। ये है आपकी। तो दीप,
इससे पहले कि आप भूल जाएं, जो मेरा वादा है वो मैं बता दूं। अरे हाँ, ऑफ कोर्स, आपसे तो पूछना भी था। हाँ, आपके लिए विशेष और हमारे सभी दर्शकों के लिए भी, एक्सपर्ट्स के लिए भी। कई बार जैसे हम चर्चा भी करते हैं हमारे सारे एक्सपर्ट्स के साथ कि भाई देखो, सारे हिंदुस्तानी जो हैं पूरी दुनिया पे राज कर रहे हैं। है ना? अभी IMF के जो चीफ है, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट बनने वाले अजय बंगा साहब को बनाने की बात हो रही है, नॉमिनेट किया है। सुंदर पिचाई साहब, सत्या नडेला साहब, इंदिरा नूई जी, और लंबी लिस्ट है जो दुनिया भर में बड़े बड़े पदों पर Fortune 500 कंपनियों को लीड करने वाले हिंदुस्तानी। तो हर महीने की पहली तारीख को तो आपको पता ही है क्या होता है, बिल्कुल, AB ऑफ ग्लोबल मार्केट्स। तो बग्गा साहब के साथ इस बार हम बहुत ही विशेष चर्चा कर रहे हैं। अच्छा। और आपके लिए AB ऑफ ग्लोबल मार्केट्स नए अवतार में आ रहा है, और ये अवतार बिल्कुल अलग होगा। और कल नहीं, परसों, कल पहली तारीख है लेकिन परसों करेंगे। हाँ, परसों सुबह 10:30 बजे आपके लिए AB ऑफ ग्लोबल मार्केट्स। और इसमें जो चर्चा होगी आप सुनकर देखकर दंग रह जाएंगे। दिग्गज ग्लोबल कंपनियों की कमान क्यों है भारतीयों के हाथ में, क्यों हिंदुस्तानी लोग हमारी पूरी दुनिया भर की कंपनियों को संभाल रहे हैं, ऐसा क्या खास है आप में, हम में और भारतीयों में। ये तो अच्छा टॉपिक है सर, है ना? और न सिर्फ कॉर्पोरेट सेक्टर में बल्कि दुनिया भर की राजनीति में भी भारतीय छा रहे हैं, भारतीय मूल के लोग। ब्रिटेन में आप देख लीजिए, कनाडा में देख लीजिए, कई यूएसए में देख लीजिए, ये तो हो रहे हैं। अब इसके बाद जो इंटरेस्टिंग चीजें जो बग्गा साहब आपको बताएंगे, और कौन से छुपे रुस्तम हैं दुनिया भर में जो आगे बढ़ने की संभावनाएं रखते हैं, कौन से और ऐसे नए लोग हैं जो नए सितारे आगे आएंगे, अगले सितारे, है ना, अगले सितारे। और हमारे आपके लिए इन सबसे क्या लेसन है। तो इस बार का AB ऑफ ग्लोबल मार्केट्स बिल्कुल अलग होगा। ग्लोबल मार्केट्स के मूड, माहौल और जो कुछ भी हम एक्शन, वो तो आपको हमेशा हम बताते ही हैं, लेकिन इस बार हम कुछ अलग विशेष चर्चा बग्गा साहब के साथ करने जा रहे हैं। जो बग्गा साहब का इतना गहरा लंबा अनुभव है पूरा ग्लोबल मार्केट्स का, तो हम आपके सामने ये रखेंगे। गुरुवार सुबह 10:30 बजे मिस मत कीजिएगा। ये शो वंस इन ए लाइफ टाइम लर्निंग शो है। बढ़िया टॉपिक, 100% आइडिया बढ़िया है। आइडिया बिल्कुल बंगा साहब से आया। सुबह बात बग्गा साहब आए थे, बग्गा और बंगा साहब की बात करते करते, जैसे अब मैं बता भी दूं, जैसे हमने शो खत्म किया, उठ के गए बाहर, चलते चलते सर वो AB ऑफ ग्लोबल मार्केट करना है कल 1 तारीख है। हाँ करते हैं। तो करते करते बात में आइडिया है, अरे कुछ नया और अलग करते हैं। तो फिर हमने कहा नया और अलग यही करते हैं, बग्गा स्पीकिंग ऑन बंगा, समथिंग लाइक दैट, है ना। तो वहां से हमने आइडिया लिया और हमने सोचा क्यों न उनका जो ज्ञान है बग्गा साहब का, वो आपके काम आए और कुछ ऐसा सुनने सीखने को मिले जो भविष्य में हमारे या हमारी अगली जनरेशन के लिए काम आएगा। तो खास तौर से यूथ, नवयुवकों से मेरी विनती है कि आप ये शो जरूर देखिए। बग्गा साहब के लंबे गहरे अनुभव का फायदा आपको जरूर मिलेगा। बिल्कुल। तो नए अवतार में AB ऑफ ग्लोबल मार्केट्स परसों आप हमारे साथ जुड़िए सुबह 10:30 बजे। अनिल जी और अजय बग्गा साहब करेंगे कुछ खास चर्चा आपके लिए। यह है आपका पूरा बाजार का फोकस। रेस में है निफ्टी और बैंक निफ्टी 100 पॉइंट, अब दोनों इक्वल लेवल पर आपको कट दिखा रहे हैं। हल्की रिकवरी के बाद बैंक निफ्टी थोड़ा सुधरा है, बट निफ्टी अभी भी आपको कमजोर दिख रहा है। और आज की कमजोर कड़ी है मेटल्स। लगातार पिछले कुछ दिनों से आज भी मेटल्स में बड़ा ब्रेकडाउन आया। सुबह तो सेटअप ठीक दिख रहा था, उसके बाद सारे स्टॉक्स टूटे हैं। और सबसे ज्यादा जो स्टॉक्स टूटा है सिर्फ मेटल्स में नहीं बट पूरे वायदा बाजार में, वो है आपके लिए वेदांता। जरा इसके शेयर को पुल अप करिए। थोड़ी देर पहले 8% नीचे आपको दिख रहा था, अभी भी 6% की गिरावट है। 5 महीने के निचले स्तर पर आ गया है वेदांता। आइए जरा समझते हैं आशीष के साथ कि चल क्या रहा है। आशीष, वैसे तो सारे मेटल्स ही कमजोर हैं, बट 2 दिनों में आशीष लगभग 15% ये वेदांता का शेयर टूट चुका है, अगर आज का लो अगर आप काउंट करें। ऐसा क्या हो गया यहाँ पर? दीपांशु, डेट की चिंता है। काफी सारी रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था, जो रिपोर्ट्स बता रही हैं कि यहाँ पर अगर आप देखें, क्योंकि डेट काफी ज्यादा है, पैरेंट अगर आप देखें कंपनी जो है वेदांता रिसोर्सेज, इनके पास $8 बिलियन का भारी भरकम कर्ज है। और इनके जो बॉन्ड्स हैं इनमें लगातार आपको गिरावट देखने को मिली, और गिरावट काफी ज्यादा है। और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि आज स्टॉक प्राइस पर भी इम्पैक्ट है, क्योंकि आप पिछले 10 दिनों में देखें तो यहाँ पर काफी ज्यादा गिरावट है। 3 दिनों में 10% तक जो है बॉन्ड की कीमतें घटी हैं। और 1 महीने के हिसाब से भी देखें तो यहाँ पर 15 से 16% का कट यहाँ पर आपको देखने को मिला है। जंक बॉन्ड्स की कैटेगरी में काफी लंबे समय से है वेदांता के बॉन्ड्स, कुछ नया नहीं है। डेट के कंसर्न है, डेट पहले भी था, लेकिन फिलहाल अगर आप देखें तो लोगों को थोड़ी सी टेंशन हो रही है, जिसके चलते यहाँ पर आपको इसके चलते एक इम्पैक्ट देखने को मिला। लेकिन एक और बात यह है कि अभी थोड़े दिन पहले जो स्कीम ऑफ अरेंजमेंट अनाउंस किया था कि वेदांता के जो जिंक असेट्स है वो हिंदुस्तान जिंक में ट्रांसफर किए जाएंगे, इस पे कुछ ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो इशारा करें कि सरकार इससे सहमत नहीं और हो सकता है कि आगे ना जाए।
ये स्कीम ऑफ अरेंजमेंट जो है वो रद्द हो जाए, इसके चलते भी थोड़ा सा जो है दबाव यहाँ पर बना हुआ है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स मेरे पास ऐसे भी हैं जो एनालिस्ट बता रहे हैं कि अभी तक आप देखें कि वेदांता को भारी भरकम कैश फ्लो जो है मिलता है हिंदुस्तान जिंक से बतौर डिविडेंड के तौर पर, और अब तक की अर्निंग्स के हिसाब से भी अगर यहाँ से थोड़ा सा भी इंप्रूवमेंट होता है तो बहुत कंफर्टेबली जो है, क्योंकि कंपनी के जो स्पोक्स पर्सन है वो भी ये इशारा कर रहे हैं कि अपने डेट को सर्विस बड़ी आसानी से कर पाएंगे। और एनालिस्ट जो बुलिश है वो इसकी वैल्यूएशन का भी हवाला दे रहे हैं, क्योंकि आप देखिए फिलहाल सिर्फ 4 टाइम्स EV एबिटा पर ट्रेड कर रहा है, तो वैल्यूएशन के हिसाब से सस्ता है स्टॉक। कैश फ्लोज के इतने ज़्यादा कंसर्न नहीं है क्योंकि डिविडेंड काफ़ी बढ़िया मिलता है, लेकिन क्योंकि हिंदुस्तान जिंक के साथ जो स्कीम ऑफ अरेंजमेंट है वो फिलहाल लटका हुआ है, मेटल की कीमतों में गिरावट है और बॉन्ड्स में जो गिरावट आ रही है, इसके चलते आज स्टॉक में हमने बड़ा रिएक्शन देखा है। इनके बॉन्ड प्राइसेस कुछ बात कर रहे हैं 35% उछले पिछले कुछ दिनों में, यील्ड्स में बहुत बड़ा उछाल यहाँ पर आया। ओके, तो थोड़ा वेदांता की डेट को लेकर अब आपके लिए सवाल उठते हुए दिख रहे हैं, ये कंसर्न आया है। देखते हैं वेदांता का मूवमेंट कैसा रहता है। वेदांता में आज तो खैर बड़ा ब्रेकडाउन आया है। एक बार नितिन जी से चार्ट चेक भी लिया जाए। नितिन जी देखें सर, वेदांता हिमांशु जी की तरफ से पिक ऑफ द वीक थी, उनके तो टारगेट्स आ गए। अब अगले लेवल्स क्या दिखते हैं सर 269 पर इस समय? देखिए, ट्रेंड ओवरऑल डाउन है और आज वॉल्यूम 4 करोड़ शेयर के आसपास है। बहुत हाई वॉल्यूम के साथ स्टॉक गिर रहा है। ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि ये नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल है इसका 255 के आसपास है, अभी 270 है, वहां तक ये टेस्ट करना चाहिए। तो बाइंग अभी अवॉइड करनी चाहिए, और अगर कोई भी बाउंस मिले, क्योंकि आज वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा हैं, तो कई बार क्या होता है वॉल्यूम बॉटम्स भी बनते हैं, तो एक इमीडिएट जर्क भी मिलता है, और उसमें अगर ये 275 से 280 तक आता है तो सेल ऑन राइज करना चाहिए अगर शॉर्ट टर्म डेरिवेटिव्स में ट्रेड कर रहे हैं तो। और टारगेट नीचे करीब 250 से 255 के बन सकते हैं। तो ये है आपके लिए वेदांता। चार्ट्स पर तो 255-250 के टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं। एक बार जरा फंडामेंटली भी बात करी जाए। चोपड़ा साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चोपड़ा साहब स्वागत है सर, गुड आफ्टरनून। वेदांता 2 दिनों में भारी भरकम गिरावट आई है। ये सिर्फ मेटल प्राइसेस को लेकर ही नहीं है, बाजार में इनकी डेट को लेकर कुछ चिंता है और कमेंट्स चल रहे हैं। इनके बॉन्ड डील हमने देखा है काफी तेजी से ऊपर भी गई है। जरा राय दें सर अपनी वेदांता पर। दीप गुड आफ्टरनून, अनिल जी गुड आफ्टरनून। मुझे लगता है कि डेट तो हमेशा से स्टरलाइट के टाइम से ही मैं ट्रैक करता हूं, जब ये स्टरलाइट नाम से होता था, और ये बहुत ब्यूटीफुली अपना डेट मैनेज करते हैं, क्योंकि जब ये अपना स्टॉक प्लेज करते हैं, और कई बार तो 100% स्टॉक प्लेज होता है, और वहाँ ये लोग विदेशों से कई बार बहुत सस्ते दरों पर लोन उठाते हैं। यहाँ डिविडेंड यील्ड अच्छी है सारी वेदांता कंपनीज की, चाहे वो हिंदुस्तान जिंक हो चाहे वेदांता हो, और उससे वो अपना डेट सर्विस करते हैं और वर्किंग कैपिटल भी अच्छे से मैनेज करते हैं। मैंने आज तक तो नहीं सुना कि वेदांता रिसोर्सेज ने इतने सालों में कहीं पे भी कुछ डिफॉल्ट किया हो या दिक्कत हो। निश्चित रूप से डेट ज़्यादा है, ये बात मैं मानता हूँ, मगर उसके सामने एसेट भी है, और केवल ऐसा नहीं है कि कोई टेक्नोलॉजी कंपनी है सामने एसेट नहीं है, केवल डेट दिखाई दे रहा है, मगर इनके पास जो अगर जिंक की माइंस देखें, कॉपर की माइंस देखें, एल्यूमिनियम है, तो काफ़ी सारे इनके पास रिसोर्सेज हैं। और मुझे लगता है कि दुनिया में ऐसी बहुत कम कंपनीज हैं जो कि अगर आप बहुत बड़ी वालों को, रियो टिंटो वगैरह को छोड़ दें, तो इंडिया बेस्ड जो अगर कंपनीज हैं उनमें सबसे ज्यादा एसेट बेस माइंस के रूप में वेदांता के पास है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक ओवर रिएक्शन है, क्योंकि पोस्ट अदानी सब लोगों को डर लग गया है कि ओवर वैल्यूड है और एसेट नहीं है सामने में, और डेट बहुत ज्यादा है। मगर मैं करीब 15-20 सालों से देखता हूँ वेदांता बहुत ही अच्छे से अपना डेट मैनेज करता है, और इनके कई बार 100% तक भी जो स्टॉक्स हैं वो प्लेज्ड रहते हैं, मगर उसके बावजूद भी कभी कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि ये लोग बहुत अच्छे से इसको सर्कुलेट करते हैं, मैनेज करते हैं। तो आई थिंक थोड़ा सा ओवर रिएक्शन है। संभावना ये है कि ये वापस आ सकता है, और ये कहीं ऐसा होता है जब फॉरेस्ट फायर्स होती हैं तो कहीं अफवाह से भी दिक्कतें हो जाती हैं। तो मेरा ये मानना है कि ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलेगा जो अदानी में हुआ, और अच्छी संभावना है कि ये वापस आ जाए। चलिए, तो चिंता की बात नहीं है। वेदांता के कैश फ्लोज हैं मजबूत, डिविडेंड की इनकम है, और साथ ही साथ एसेट्स काफ़ी हैं, ऐसा मानना है चोपड़ा साहब का। और चोपड़ा साहब कह रहे हैं कि चिंता न करें, फिर से भाव आपको ऊपर के दिखेंगे, मिलेंगे भी, इस बात की संभावना पूरी 40,200 पर बैंक निफ्टी और 17,300 के थोड़ा सा नीचे है निफ्टी।
60 अंक नीचे डाउ फ्यूचर्स, 25 अंक नीचे नेस्डेक फ्यूचर्स। हल्की सुस्ती, हल्की कमजोरी आपको नजर आएगी। आज एक चीज दीप ठीक है कि बढ़ने वाले शेयरों की और घटने वाले शेयरों की संख्या में फर्क उतना बुरा नहीं है, उतना नहीं। 1675 शेयर बीएससी पर मजबूत है, 1900 कमजोर, 965 एनएससी पर मजबूत है और 1085 कमजोर। तो बढ़ने और घटने वाले शेयरों का रेशियो उतना खराब नहीं है जितना हो सकता था। आइए बढ़ते आगे। क्रेडिट कार्ड का लोग जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में कुछ कुछ हमारे पैनलिस्ट जो ये मानते हैं कि कुछ कुछ एंकर्स को सैलरी कम या ज़्यादा होने के बावजूद क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा, उनके लिए आई ओपनर है। अब हर किसी को मिल सकता था, एंकर्स को क्यों नहीं मिलेगा, है ना? तो ध्यान से गौर फरमाएं कुणाल जी, क्रेडिट कार्ड से लोग जमकर खर्च कर रहे हैं। पिछले 11 महीनों का ट्रेंड तो यही बता रहा है, और यही ट्रेंड और जो सुबह ऑब्जेक्शन लिए गए उसी पर पूरी रिसर्च लेकर आए हैं वरुण दुबे। वरुण बताइए। सो अनिल जी, लगातार 11वां महीना आपके पास है क्रेडिट कार्ड? हाँ था, अब नहीं है। ले लिया वापस उन्होंने? मैंने दे दिया। अच्छा, आपने दिया। एक्सपायर हो गया था तो फिर मैंने वेरी नाइस। नहीं देखिए, आप इतने समृद्धशाली हो चुके हैं कि आपको क्रेडिट कार्ड की जरूरत नहीं। डेबिट कार्ड है ना? डेबिट कार्ड है। बस हो गया। जी बताइए। तो अनिल जी, बेसिकली हो ये रहा है कि लगातार क्रेडिट कार्ड से जो होने वाले स्पेंड है वो हर महीने दर महीने अगर आप देखेंगे तो 1 लाख करोड़ के पार लगातार 11वां महीना है जब ये स्पेंड 1 लाख करोड़ के पार है। आप देखिए इस बार यानी कि जनवरी में जो टोटल स्पेंड थे वो करीब 1.28 लाख करोड़ के आसपास रहे हैं। पिछले महीने यानी कि दिसंबर से अगर आप इसको कंपेयर करें तो करीब 1.5% के आसपास की बढ़ोतरी जो है वो देखने मिली है। इनफैक्ट ये 1.28 लाख करोड़ का जो आंकड़ा है ये पिछले 11 महीने में अगर आप देखेंगे तो सेकंड हाईएस्ट है। इसके पहले जो सबसे हाईएस्ट था वो दरअसल अक्टूबर के महीने में था, और आपको पता होगा अक्टूबर नवंबर के आसपास तो बेसिकली फेस्टिवल सीजन रहता है, तो जाहिर सी बात है उस समय तो जो क्रेडिट कार्ड स्पेंड है वो तो ज्यादा होने ही है। इसके लिए 1.29 लाख करोड़ के आसपास तब था, लेकिन जनवरी में तो कोई फेस्टिवल नहीं था, लेकिन इसके बावजूद अगर आप देखेंगे तो 1.28 लाख करोड़ के आसपास जो है वो क्रेडिट कार्ड के तरफ से स्पेंड रहे हैं, और 11वां महीना है जहां आपको 1 लाख करोड़ के पार ये देखने मिला है। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन अगर आप देखेंगे तो करीब 60-61% के आसपास का जो कंट्रीब्यूशन है वो दरअसल ई कॉमर्स से आता है। बचा कुछ 38% जो है वो दरअसल पॉइंट ऑफ सेल से आता है। और इसमें भी पिछले कुछ समय से अगर आप देखेंगे तो लगातार क्रेडिट कार्ड एडिशन जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। अब जो टोटल क्रेडिट कार्ड है वो करीब 8.2 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं। करीब जनवरी में 12.6 लाख नए क्रेडिट कार्ड जो है वो जुड़े हैं। दिसंबर में ये आंकड़ा 5.8 लाख के आसपास था, लेकिन अगर आप हर महीने देखेंगे तो 8-10 लाख के आसपास जो क्रेडिट कार्ड्स है वो जुड़ते ही जाते हैं। इसमें सबसे ज्यादा क्रेडिट कार्ड्स अगर किसी ने जोड़े तो जाहिर सी बात है वो एसबीआई कार्ड से 3.3 लाख, एचडीएफसी को अगर आप देखेंगे तो 2.2 लाख, एक्सिस 1.4 लाख, आईसीआईसीआई ने 1.3 लाख जो कार्ड्स है वो जोड़े हैं। तो लगातार कार्ड एडिशन भी हो रहे हैं, और कार्ड्स के तरफ से या फिर कंज्यूमर के तरफ से जो स्पेंड्स है उसमें लगातार बढ़ोतरी देखने मिल रही है। जिस तरह से ट्रेंड पिछले 11 महीने से देखने मिल रहा है, ऐसा लगता नहीं कि यह आंकड़ा अब 1 लाख करोड़ के नीचे जाने वाला है, क्योंकि अक्टूबर में जैसे कि मैंने कहा फेस्टिवल के चलते 1.29 लाख करोड़ के आसपास था। इस बार तो ऐसा कुछ था नहीं, फिर भी जनवरी में सेकंड हाईएस्ट स्पेंड जो है वो क्रेडिट कार्ड्स में देखने मिले हैं। सेकंड हाईएस्ट स्पेंड? सेकंड हाई, पिछले 11 महीने का सेकंड हाईएस्ट स्पेंड। अली खर्चा तो हो रहा है लगातार क्रेडिट कार्ड पे? धीरे धीरे डिजिटाइजेशन हो रहा है इकोनॉमी का, और लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूपीआई, कार्ड्स, ऑनलाइन इस तरह से पेमेंट करना प्रेफर कर रहे हैं बजाय कैश लेके घूमने और कैश में करने के। ये ट्रेंड आपको साफ दिख रहा है, और लगातार 11वां महीना है। हाईएस्ट कितना हुआ किस महीने में, कुछ आइडिया? अक्टूबर में अनिल जी था, ये 11 महीने का, वो तो दिवाली के टाइम। हाँ, ये 11 महीने का ही बता रहा हूँ मैं, इसके पहले का नहीं बता रहा, तब तो फिर कोविड था तो सबने वही किया था। तो 1.29 लाख करोड़ जो था वो अक्टूबर में था, और वो टाइम पे तो फेस्टिवल टाइम रहता है, तो जाहिर सी बात है उस समय तो होना है। उसके बाद दिसंबर में 1.26 लाख करोड़ था, और जनवरी में 1.28 लाख करोड़ हो गया। अच्छा, नवंबर दिसंबर जनवरी में? दिसंबर में भी मैं अक्टूबर दिसंबर जनवरी। हाँ, दिसंबर जनवरी में क्यों? वही तो है ना अनिल जी, जनवरी में तो ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि दिसंबर में भी आप समझोगे कि न्यू ईयर है, तो उसके चलते, लेकिन जनवरी में ऐसा कुछ था नहीं, बट फिर भी जो स्पेंड है वो काफी बड़ा है। ये इंटरेस्टिंग है। हाँ। जनवरी में इतना बढ़ना। एक बार चोपड़ा साहब से राय ली जाए। चोपड़ा साहब, बढ़ते हुए क्रेडिट कार्ड के जरिए खर्चों पर क्या राय देंगे सर आप? देखिए, 2 तरीके हैं इसको देखने के अनिल जी। पहली चीज कि आपका खपत बढ़ रही है, जीडीपी में एडिशन हो रहा है, लोग कंज्यूम कर रहे हैं और वो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका एक नेगेटिव साइड भी है कि जो उनका जो क्रेडिट है यानी कि जो कर्जा है वो बढ़ रहा है। और किसी भी, जैसे हम लोग अभी स्टडी करते हैं कि जैसे यूएस में हाउस होल्ड डेट सबसे ज़्यादा है, यूरोप में काफ़ी बढ़ चुका है हाउस होल्ड डेट,
क्या इंडिया या हमारे देश में भी हाउस होल्ड डेट बढ़ रहा है, क्रेडिट कार्ड की अवेलेबिलिटी, ईज ऑफ अवेलेबिलिटी और ईज ऑफ क्रेडिट की वजह से क्या लोग मतलब अपना कर्जा बढ़ा रहे हैं। तो ये इट्स अ डबल एजेड स्वॉर्ड मेरे हिसाब से। एक तरफ तो आपका इकोनॉमी में ये सपोर्ट करता है, दूसरी तरफ ये भी है कि लोगों का कर्जा बढ़ रहा है। कर्जा बढ़ रहा है तो कई बार ऐसा होता है जब इकोनॉमी में स्लो डाउन होता है या उस तरीके से तेजी देखने को नहीं मिलती, नौकरियां जा रही होती हैं या ग्रोथ नहीं हो रही होती, तो डिफॉल्ट्स भी बढ़ते हैं। तो ये देखना होगा आने वाले टाइम में कि डिफॉल्ट्स तो नहीं बढ़ रहे। अगर नहीं बढ़ रहे तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग डिजिटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं और जितना हम डिजिटाइजेशन की तरफ जाएंगे वो मेन स्ट्रीम इकोनॉमी में पैसा आएगा, और जब मेन स्ट्रीम इकोनॉमी में पैसा आएगा तो ये पूरे देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छा है। तो अभी ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि ये अच्छा होगा या बुरा। मेरे हिसाब से अगर जो बैलेंस्ड व्यू दूं तो मैं इसको वेट एंड वॉच करूंगा कि डिफॉल्ट्स तो नहीं बढ़ रहे। इस पे भी थोड़ा डेटा है हमारे पास चोपड़ा साहब, क्रेडिट के डेटा नहीं बढ़कर आ रहे। हाँ, क्रेडिट के अनिल जी, पिछले बार जब हमने रिजल्ट्स देखे थे इन कंपनियों के, एसबीआई कार्ड्स और एक्सिस जो भी हो, सबके सबने एक चीज बोली थी कि जो रिवॉल्वर्स है, आपको याद होगा मैंने तब भी कहा था, वो नहीं बढ़ रहे हैं, वो कम हो रहे हैं। और रिवॉल्वर्स कम होना का मतलब ये है कि लोग टाइम पे पेमेंट कर रहे हैं। तो इससे तो यही लगता है कि कम से कम डिफॉल्ट का रेट या फिर इस तरह का जो मामला है वो तो फिलहाल दिख नहीं रहा, एटलीस्ट इनके बुक्स पे। रिवॉल्वर से मतलब आप वो वाली रिवॉल्वर ना समझे, जो रिवॉल्विंग क्रेडिट पे क्रेडिट कार्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि 5% मिनिमम अमाउंट पे कर दो और क्रेडिट आगे चलाते रहो और ब्याज भरते रहो, उसको रिवॉल्वर कहते हैं। वरुण रिवॉल्वर कहते हैं अपनी भाषा में, शॉर्ट में। हाँ, नहीं वो इंडस्ट्री नाम है, उसको इंडस्ट्री में भी यही कहते हैं। मुझे लगा आपने बनाया है। नहीं, मेरा पर्सनल नहीं है ये, जो इंडस्ट्री कहती है मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। लेकिन आपकी ये सारे एनालिसिस से सहमत नहीं है हमारे सुमित जी। अच्छा। हाँ, सुमित जी अपनी फंडामेंटल राय अलग लेकर आए उनके पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से। सुमित जी बताएं। नहीं अनिल जी, ऐसा नहीं है। अनिल जी, एक तो ये दीपांशु के पास भी क्रेडिट कार्ड नहीं है, फिर वरुण के पास भी क्रेडिट कार्ड नहीं है। अनिल जी, मेरे पास तो 4-4, 5-5 क्रेडिट कार्ड है। तो ऐसा लगता है कि क्रेडिट कार्ड की रिक्वायरमेंट बहुत किराए पे देते हैं, क्रेडिट पे देते। तो आप इतने क्रेडिट कार्ड का करते क्या है सुमित जी? अनिल जी, ये जो अभी वरुण ने कहा ना कि जनवरी मंथ के अंदर इतनी शॉपिंग कैसे हुई, और ये उसके अंदर थोड़ा रोल मेरा भी है, क्योंकि एक तो जनवरी के अंदर अच्छी खासी सेल चलती है, और ये 26 जनवरी के आसपास और सब मॉल्स के अंदर 40%, 30%, 50% सेल लगी हुई रहती है। तो ये सीजन सेल चलती है। अच्छा, और इसीलिए 4-4, 5-5 क्रेडिट कार्ड सुमित जी रखते हैं, एक साथ 4-5 लोगों को एक साथ शॉपिंग करा सके। हाँ सुमित जी, 4-5 लोगों को एक साथ शॉपिंग कराते हैं आप। गजब की क्वालिटीज है आप में। अरे आप गलत मत समझिए, एक जगह भाई होंगे, एक जगह साला जी होंगे, एक जगह मैडम होंगी, 4 फैमिली मेंबर, आप अलग, आप गलत समझ रहे हैं। सुमित जी को ऐसा मत समझिए, लेकिन 4-5 रखने के पीछे पर्पस वही है कि एक साथ सबको शॉपिंग करवा सके। किसी को कभी जरूरत हो आप में से तो टेम्पररी, मैं सोच रहा हूँ क्रेडिट पे ही ले लूँ। चलिए, तो ये है क्रेडिट कार्ड पर बहुत ही बेहतरीन रिसर्च जो वरुण लेकर आए हैं। इस बीच देखिए बाजार की भी रिकवरी के थोड़े आसार बन रहे हैं, जब आखिरी आधे घंटे में हम कर रहे हैं प्रवेश। 17,300 के ऊपर आता हुआ निफ्टी और 40,275 के आसपास आता हुआ बैंक निफ्टी। बिल्कुल, तो जो आप बात कर रहे थे 3-5 से पहले, बैंक निफ्टी 40,300 का अटेम्प्ट कर रहा है। सर, वर्टिकल रिकवरी आपको बैंक्स में आती हुई देखिए, स्पेशली बैंक ऑफ बड़ौदा देखिए, MSCI बाइंग शायद इस पर जो आने वाली थी उसका एक संकेत आपको आते हुए दिख रहा है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने काफ़ी तेज़ छलांग लगाई है पिछले कुछ मिनटों में, अच्छी खरीदारी यहाँ पर आपको बनती हुई दिखी है। बाकी बैंक्स की भी बात करें तो पिछले 5 मिनट में तो सारे आपको खरीदारी दिखा रहे हैं। कोटक बैंक में एक्शन आया, फेडरल, PNB यहाँ पे भी मूव आपको आती हुई दिख रही है। HDFC बैंक निचले स्तरों से रिकवरी के मूड में आ रहा है, तो वहाँ पर एक्शन। बैंक ऑफ बड़ौदा, एक बार नितिन जी से भी चार्ट पर राय लीजिए। नितिन जी, MSCI में इंक्लूड हो रहा है और रीबैलेंसिंग आज ही है उसकी, तो शायद वहाँ पर थोड़ा एक्शन आया। बैंक ऑफ बड़ौदा का चार्ट देखें सर, 160 का लेवल छूता हुआ। देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा इटसेल्फ में एक सपोर्ट बना है और वो करीब 155 पे है और ये स्टॉक 170 की तरफ जा सकता है। बट अगर हम बैंक निफ्टी देखेंगे तो बैंक निफ्टी में 40,500 से 600 के बीच में काफी रेसिस्टेंस है। अभी ऊपर के लेवल पे आके वापस से थोड़ी सेलिंग आ रही है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक निफ्टी में वेटेज उसका नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा आउट परफॉर्म करेगा और ये करीब 170 की तरफ जा सकता है। इसकी कॉल ऑप्शन ले सकते हैं जिसका स्टॉप लॉस 155 का रखेंगे और 160 की आप कॉल ऑप्शन लेके ट्रेड कर सकते हैं। बट बैंक निफ्टी में सेल ऑन राइज है, ऊपर करीब 40,600 की रेंज में काफी आज डिस्ट्रीब्यूशन हुई है,
तो अब कल देखने वाली बात होगी कि 40,600 के ऊपर निकलता है कि नहीं निकलता है फ्यूचर। जब तक 40,600 के नीचे है मोस्ट लाइकली मुझे ऐसा लग रहा है कि इस एक्सपायरी में हम लोग 40,000 की तरफ आ सकते हैं। 40,000 की तरफ आपको आते हुए दिख सकते हैं। इस पर रखिए नज़र। बैंक निफ्टी हल्की फुल्की रिकवरी आई है, बट शायद ऊपरी स्तरों पर वापस आपको प्रेशर आता हुआ है। बट एनीवे यहाँ पर रखिए नज़र। प्राइवेट बैंक्स पर एक ज़्यादा मूव आ रही है और मिड कैप प्राइवेट बैंक ज़्यादा एक्शन में। बंधन और IDFC फर्स्ट, इन दोनों में आपको ज़्यादा एक्शन दिख रहा है और दोनों में एक ज़बरदस्त स्पाइक आया है। बंधन यहाँ पर मूव आ रही है, IDFC फर्स्ट बैंक पुल अप करिए, यहाँ पर भी आपको एक मूव आती हुई दिख रही है। तो निचले स्तरों से यहाँ पर खरीदारी आपको पिछले कुछ मिनटों में ज़्यादा दिखी है। देखते हैं ये कितना सस्टेनेबल मूड आपको दिखाते हैं। सीमेंस, इसके चार्ट पर रखिए नजर, एक अच्छा स्पाइक आ रहा है। हिमांशु जी सीमेंस देखिए सर, ABB सीमेंस एक्चुअली दोनों में अच्छी मूव आ रही है। सीमेंस 1.5% ऊपर इस समय। बिल्कुल दीप, इनफैक्ट पूरे कैपिटल गुड सेगमेंट में पिछले कुछ मिनटों में अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है और सीमेंस वैसे भी एक आउट परफॉर्मर स्टॉक है, अपने ऑल टाइम हाई से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि ये स्टॉक अगर आज 3250 3260 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पर टिकता है तो कल आपको यहाँ पर 3,400 रुपए तक की मूव भी आते हुए नजर आ सकती है। तो ऑल इन ऑल यहाँ पर सेटअप पॉजिटिव है। जिनके पास तेजी की पोजीशन है होल्ड करें 3,200 के स्टॉप लॉस के साथ। ये है सीमेंस पर आपके लिए राय। और आइए अब सुमित जी के लिए है बिगुल कैश का ऑप्शन। जी सुमित जी बताएं सर। अनिल जी, कैश का ऑप्शन में स्टॉक स्पेसिफिक ऑप्शन है और एक वीक स्टॉक रडार पे आया है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 28.35, 28.35। स्टॉक का नाम है डिवीज लैब। तो डिवीज लैब के अंदर बिकवाली देखने को मिल रहा है। डिवीज लैब मेरे को लग रहा है कि यहाँ से एक करेक्शन, एक गिरावट दिखा सकता है। तो डिवीज लैब में 2840 वाला पुट अभी 71 रुपए के पास ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। डिवीज लैब में मेरे को ऐसा लग रहा है कि स्टॉक के अंदर 2800 के लेवल ब्रेक हो सकते हैं और नीचे में 2750 रुपए तक के लेवल डिवीज लैब में जल्दी देखने को मिल सकते हैं। तो 2840 वाला पुट यहाँ पे CMP पर खरीदारी करें। नीचे में इसका स्टॉप लॉस लगाएं 55 रुपए का। ऊपर में इसका टारगेट बनेगा 90 रुपए से लेके 100 रुपए तक का। डिवीज लैब का 2840 का पुट खरीदारी करना है 55 के स्टॉप लॉस से, 90 से 100 के टारगेट्स के लिए। 90 से 100 तक के टारगेट के लिए ऑप्शन खरीदें डिवीज लैब का और वो होगा पुट ऑप्शन 2840। एट द मनी पुट ऑप्शन आपको खरीदना है। 2 दिन संभलता है फिर गिर जाता है डिवीज। औरबिंदो का फार्मा का बड़ा भाई बनने के चक्कर में लगाएगा 100% उसी के मार्गदर्शन में ये। और डिवीज लैब और औरबिंदो फार्मा है ना, IT के विप्रो और HCLTech हो गए। करेक्ट ऐसा हो गया, मतलब विप्रो HCLTech देखे तो देखो कोई बाय कॉल एकदम पूरे सेक्टर को गिरा डालेंगे। खुद तो गिरेंगे अलग बात है, पूरा सेक्टर गिरा डालते हैं। करेक्ट। चोपड़ा साहब ऐसा क्यों होता है? कुछ कुछ स्टॉक एकदम मतलब बिल्कुल ऐसा है कि उनको अगर आप दे दो बाय कॉल तो बस पूरे सेक्टर की ऐसी तैसी हो जाती है। ऐसा नहीं है पूरे सेक्टर की ऐसी तैसी हो जाती है, मगर कई बार मुझे लगता है कि कुछ स्टॉक्स और कुछ सेक्टर्स फ्लेवर में रहते हैं। अभी मैं हाल फिलहाल में एग्रोकेमिकल स्पेस पे थोड़ा एनालिसिस कर रहा था या केमिकल कंपनीज पढ़ रहा था, तो मैंने देखा अक्रॉस द बोर्ड करीब 20 से 30% की इसमें सेलिंग हुई है और बहुत सस्ते वैल्यूएशंस पे कुछ एक अच्छे स्टॉक्स मिल रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता है। हमने IT में ये देखा था कि इवन TCS जैसे स्टॉक 30-40% गिर गए थे, विप्रो हो या इन्फोसिस हो या HCLTech हो। तो कई बार ये आउट ऑफ फ्लेवर चले जाते हैं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि सेक्टर आपस में रिवॉल्व करते रहते हैं, कोई नए सेक्टर फ्लेवर में आते रहते हैं और खास करके जो FIIs हैं मुझे लगता है कि सेक्टर स्पेसिफिक सेलिंग भी बहुत ज़्यादा करते हैं कई बार, तो उस वजह से प्रेशर दिखता है। बट ऐसा नहीं है थोड़ी सी मजाक की बात जरूर बोली आपने, बट आई डोंट थिंक सो कि ऐसे कॉल देने से एकदम से पूरा सेक्टर खराब हो जाता है। नहीं, वो कभी कभी थोड़ा ऐसा मन में आ जाता है ऐसा, इसलिए बाकी और कोई बात नहीं। ओके, तो चलिए बढ़ते आगे। और अब कुशल हमारे साथ तैयार है। कल है 1 तारीख। कुशल, 1 तारीख की इम्पोर्टेंस क्या है? सर काफ़ी कुछ है इम्पोर्टेंस। बताओ। डेटा वाइज तो एक तो ऑटो महीने के आंकड़े आते हैं, वो सबसे पहला है। और सबसे बड़ी बात तो बोली नहीं कुछ। हाँ। आपके बैंक अकाउंट के डेटा बदलते हैं, उसका क्या? उसका भी तो दिन आ गया, 28 आज ही। वैसे थैंकफुल आ गई है। हाँ, वो मंथ एंड के पहले हो जाता है।
तो इसीलिए पहली तारीख की इंपॉर्टेंस ऑटो डेटा की है। बताएं कैसे रहेंगे नंबर्स? इसलिए सबसे पहले मैंने वही मेंशन किया सर। हाँ, तो यहाँ पर ऑटो सेल्स आंकड़ों में सबसे पहले आपको देखना है कि कौन सी ऐसी सेगमेंट है जिन्होंने आउटफॉर्म की एक्सपेक्टेशंस हम लगाकर चल रहे हैं। उसमें कमर्शियल व्हीकल्स सबसे पहले है, यहाँ पर ये लीड करते हुए दिख सकते हैं, फॉलोड बाय आप पैसेंजर व्हीकल्स को देख सकते हैं। मिले जुले नंबर्स एज ऑलवेज हम टू व्हीलर सेट से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले पैसेंजर व्हीकल्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर मारुति सुजुकी लगभग 3% की ग्रोथ दिखा सकते हैं। साथ ही M&M और टाटा मोटर्स यहाँ से करीबन 15 से 20% की ग्रोथ आपको सालाना आधार पर आ सकती है। तो ये दोनों कंपनियां रिलेटिवली आउट परफॉर्म करती हुई दिखेंगी पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में। जहां तक टू व्हीलर स्पेस की बात है, यहां पर हीरो मोटोकॉर्प लगभग 8% की रिकवरी दिखा सकता है पिछले साल जितने यूनिट्स इन्होंने फरवरी महीने बेचे थे उसके मुकाबले। तो रूरल डिमांड थोड़ी सी रिकवर होती हुई दिख रही है। हालांकि अगेन मैं कहूंगा बजाज ऑटो यहां पर एक्सपोर्ट्स को लेकर जो बड़ी चिंता अभी भी बनी हुई है उसका इंपैक्ट फरवरी ऑटो महीने के बिक्री आंकड़ों पर भी आएगा। 15% की गिरावट हम टू व्हीलर सेल्स में यहां पर भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। टीवीएस मोटर्स ऑलमोस्ट फ्लैट रहने का अनुमान है। साथ ही आइशर मोटर्स, रॉयल एनफील्ड, ये अगेन एक आउटलायर निकलकर हर महीने हम देखते हैं कि निकलकर आता है। करीबन 18% की ग्रोथ इस बार यहां पर एक्सपेक्टेड है, तो ये हो सकता है। मैं बता रहा था कि लीड कर आइशर मोटर्स की VCV 23% की ग्रोथ और अशोक लेलैंड 30% की ज्यादा यहां पर आपको फरवरी महीने में बिक्री आंकड़े आ सकते हैं। 19,000 यूनिट्स इस बारी अशोक लेलैंड बेच सकती है। टाटा मोटर्स की CV कैटेगरी में ऑलमोस्ट फ्लैट जो है परफॉर्मेंस रहने की उम्मीद लगाकर हम चल रहे हैं। ट्रैक्टर स्पेस में 19% की ग्रोथ के साथ M&M लगभग 24,300 यूनिट्स बेच सकता है। तो लार्जली M&M की तरफ से अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी। आइशर मोटर्स, रॉयल एनफील्ड की अच्छी आउट परफॉर्मेंस है और अशोक लेलैंड, ये 3 कंपनियां काफी बेहतर साइड पर प्रदर्शन कर सकती है फरवरी ऑटो बिक्री आंकड़ों में। M&M, अशोक लेलैंड, आइशर मोटर्स। चोपड़ा साहब, आपकी कहीं नजर जहां तक फरवरी ऑटो सेल्स का सवाल है? ये सवाल मुझसे? जी चोपड़ा साहब। मुझे लगता है महिंद्रा एंड महिंद्रा लीड करना चाहिए। अगर आप ऑटो स्पेस में देखें तो फिलहाल मुझे M&M सबसे अच्छा लगता है। रीज़न उसका ये है कि ट्रैक्टर सेल्स तो हैं ही, इसके अलावा जो उसके नए मॉडल्स हैं XUV 700 और थार, उसमें भी वेटिंग पीरियड चल रहा है 2-3 महीने का, 4 महीने का, तो काफ़ी बज़ क्रिएट किया है। तो आई थिंक M&M वेल प्लेस्ड है। अगर नंबर्स अच्छे आते हैं तो अच्छी संभावना है कि दोबारा से आपको 1350-1400 की तरफ जाते देखें। तो मेरा जो इस समय बेस्ट पिक होगा वो M&M है। एक बात चल रही है कि एक तो इस साल ऑलरेडी जब हम देख रहे हैं कि गर्मी पहले ही शुरू हो गई है तो हीट वेव की तरफ से कुछ क्रॉप डैमेज हुआ है। दूसरा, इस साल शायद मानसून में परेशानी हो सकती है। आज शाम 5 बजे IMD एक्चुअली अपना पहला मानसून अपडेट भी देने वाला है, बट इस साल एल नीनो का खतरा है, तो कह रहे हैं शायद मानसून की परेशानी हो सकती है। उस लिहाज से देखें तो रूरल इनकम्स पर असर और फिर M&M या बाकी जो ट्रैक्टर कंपनीज है वहां पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कुछ असर का डर है? बिल्कुल डर है। हमारा प्राइमरली जो रूरल इकोनॉमी है वो एग्रेरियन है और काफ़ी हद तक डिपेंड करती है एग्रीकल्चर पर। और मॉनसून के बाद हम अक्सर देखते हैं कि जो टू व्हीलर सेल्स हैं, FMCG सेल्स हैं, ट्रैक्टर सेल्स हैं, या जो एंट्री लेवल कार्स हैं मारुति ऐसी कंपनीज की, बहुत अच्छे से उनमें सेल्स नंबर्स आते हैं। तो नो डाउट गर्मी बढ़ी है और एक डर है। ये अगेन डेटा आएगा उसके बाद हम बता सकते हैं कि मॉनसून नॉर्मल है कि नहीं, और अगर नॉर्मल है तो वो कितना नॉर्मल है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत छोटा सा डिफरेंशियल होता है 5-7-10% का। मोरओवर मतलब 90% तक मॉनसून भी अगर कवर कर लेता है पूरे देश को तो भी अच्छा ही होता है। तो छोटा मोटा डेफिसिट है वो तो मैनेजेबल है ऑल इंडिया लेवल पे, मगर ये अक्सर देखा गया है कि कोई ना कोई एरियाज में डेफिसिट रह जाता है और कहीं ज़्यादा रेनफॉल भी हो जाती है। तो ओवरऑल आई थिंक बैलेंस आउट हो जाता है। अगर ये नेशन वाइड फिनोमिना है तो निश्चित रूप से जो रूरल थीम्स हैं उनके ऊपर फर्क पड़ेगा और संभावना ये है कि M&M पे भी पड़े। मगर अगर हम नंबर्स के बेसिस पे बात करें तो मुझे लगता है कि M&M अच्छा रिस्पांस देना चाहिए। M&M के जो ट्रैक्टर्स के अलावा जो दूसरी पैसेंजर व्हीकल सेल्स हैं वो भी बहुत अच्छी। तो M&M फिलहाल इस पर रखिए नज़र। चोपड़ा साहब को ये काउंटर है पसंद। आई थिंक आज सुबह अविनाश जी भी थी हमारे साथ और वो भी M&M पर काफ़ी बुलिश थे। PNC इंफ्रा 770 करोड़ का कंपनी को ऑर्डर मिला है, इस पर भी आपको रखनी है नज़र। नया ऑर्डर मिला है 770 करोड़ रुपए का कंपनी का। हालांकि आज स्टॉक कुछ ज़्यादा करने के मूड में नहीं है, 2% नीचे ट्रेड कर रहा है, बट अपडेट आपके लिए PNC इंफ्रा के लिए। बाय द वे, समर स्टॉक्स की बात चल रही है तो एक बार फिर से चुनिंदा समर स्टॉक्स एक्शन में है। वोल्टास, ब्लू स्टार, यहाँ पर हल्की फुल्की खरीदारी हो रही है।
बट अच्छी खरीदारी आपको हैवेल्स में होती दिख रही है। 2.5% ऊपर हैवेल्स का काउंटर इस समय आपको दिखेगा, तो थोड़ा एक्शन वहां पर बना हुआ है। 2.5% ऊपर हैवेल्स। बागले साहब से पूछा जाए, बागले साहब डेज हाई पर हैवेल्स सर एग्जैक्टली 1200 का लेवल। दीपांशु, मुझे लगता है ये मूव थोड़ी एक्सटेंड हो सकती है। 1235 1240 तक आपको ये लेवल्स कल तक दिख सकते हैं, तो यहाँ पर या थोड़ा सा नीचे आता है 1200 के आसपास, 1200 1190 ये रेंज में बाय करके चले। 1175 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, 1240 का टारगेट। 1 से 2 दिनों का व्यू है, व्यू पॉजिटिव है। डिक्सन टेक जरा इसको देखिए कुणाल जी, डिक्सन टेक में क्या चल रहा है सर? आज अच्छी खासी मूव आई, ऑफ कोर्स इसमें भारी पिटाई हुई, जब से इसके नतीजे आए थे वहां से लगातार गिर ही रहा है। आज क्या चल रहा है सर इसका? आज इसमें हमारी वो रिसर्च भी थी, आज थी या कल सुबह थी, कि जिसमें म्यूचुअल फंड्स में जो स्मॉल और मिड कैप शेयर में हाईएस्ट होल्डिंग अगर किसी एक स्टॉक की है तो डिक्सन है। डिक्सन सबको पसंद है, भले स्टॉक कमजोर रहा हो लेकिन पसंद सबको है। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, 4600 से करेक्ट होना शुरू हुआ, 2600 तक गया और 2600 के आसपास इसने काफी समय बिता करके एक बेस बनाया अनिल जी, और मुझे लगता है कि उसका ब्रेकआउट आज के ट्रेड में आता हुआ दिख रहा है। तो एक पुलबैक का कैंडिडेट है और पुलबैक इसको 3100 के लेवल्स तक ले जा सकता है। 3100 इसके लिए मेक और ब्रेक लेवल है। 3100 अगर इसने पार कर लिया तो एक पुराना गैप है जो कि फिल हो जाएगा और फिर और ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे, लेकिन फिलहाल 3100 के टारगेट से जिनके पास पोजीशन है बने रहने की राय है। तो यह आपके डिक्सन टेक। चोपड़ा साहब, आपको पसंद है सर डिक्सन टेक? क्योंकि कल जो हम रिसर्च कर रहे थे उसमें दिखा रहा था कि लगभग बहुत सारे फंड्स हैं, फैमिली ऑफिसेस हैं, एचएनआई ऑफिसेस हैं, जिनकी अगर आप एक कॉमन होल्डिंग देखें स्मॉल और मिड कैप स्पेस से तो वो डिक्सन टेक निकल कर आती है। चोपड़ा साहब, आपका ऑडियो म्यूट है सर। मैं कह रहा हूं कि भारत सरकार के द्वारा मेक इन इंडिया पुश है, पीएलआई स्कीम्स भी दी गई हैं, और अब जो हमारी जो सोने के अलावा और क्रूड के अलावा जो हमारा काफ़ी बड़ा जो इंपोर्ट हम करते हैं वो मोबाइल फोन्स हैं, और जो दूसरी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं या इलेक्ट्रिकल एसेसरीज हैं वो मंगाते हैं। तो डिक्सन ऐसी कंपनी है जो मेरे ख्याल से कुछ अपना गैप फिलअप कर सकती है जहाँ तक इंपोर्ट्स की बात है। और अब तो एप्पल जैसी कंपनीज भी भारत में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि डिक्सन टेक्निकली स्पीकिंग एक गैप छोड़ा हुआ है इसने, तो अच्छी संभावना है कि ये गैप कवर करेगा और 3400 की तरफ दोबारा जाएगा। और मेरा भी ये भी मानना है कि अब जो मोबाइल फ़ोन्स बन रहे हैं या जिस प्रकार से हमें मोबाइल फ़ोन्स की ज़रूरत है, पुराने ख़राब हो रहे हैं, लोग नए खरीद रहे हैं, और अक्सर तो अब ये ट्रेंड हो गया है कि साल 2 साल में अक्सर लोग मोबाइल्स बदल ही देते हैं, तो डिक्सन जैसी कंपनीज को फ़ायदा पहुंचेगा। मेरा जो सिर्फ एक वरी है डिक्सन को लेके वो है मार्जिन्स की, कि जब कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और ये मार्जिन्स अपने मेंटेन कर पाएगा कि नहीं। मगर फिर अभी अगर मैं चार्ट्स देखूं तो ओवरसोल्ड लगता है और एक गैप भी छोड़ा हुआ है जो मुझे लगता है कि 3400 के लगभग ये कवर करेगा। तो अच्छी संभावना है कि डिक्सन ठीक करे इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म। और भारत सरकार का पुश भी है, पीएलआई स्कीम्स भी हैं, तो अगर मार्जिन्स मेंटेन हो जाते हैं तो अच्छी संभावना है कि दोबारा ये आपको 4042 पे दिखे। तो ये है आपके लिए डिक्सन। देखते हैं 4000 के लेवल्स भी आ सकते हैं अगर ये अपने कारोबार को संभाल लेते हैं, बट फिलहाल जो रिसेंटली कंसर्न्स आए हैं वो काफी सिग्निफिकेंट रहे हैं, स्टॉक में आपको कमजोरी दिखी। बट दिन है आपका सारे कैपिटल गुड स्पेस की। सीमेंस की अभी हमने बात करी, एबीबी देखिए 3% ऊपर एबीबी इस समय उछलते हुए दिख रहा है। एक बार राय लेते हैं कुणाल जी से एबीबी की, और फिर सुमित जी आपके पास में आ रहा हूं बीएचईएल के लिए क्योंकि उसमें भी एक्शन है। बट कुणाल जी एक बार एबीबी का चार्ट देखें सर। बहुत अच्छा चार्ट है दीपांशु, हम लोग कई बार इसकी बात हाल के दिनों में कर चुके हैं। स्टॉक में एक ब्रेकआउट हुआ है और आज के ट्रेड में अगर आप देखें तो आज का ब्रेकआउट विशेष महत्व रखता है। उसकी वजह है कि एक बुलिश पेनेंट पैटर्न का ब्रेकआउट डेली चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है, जिसका लक्ष्य मुझे लगता है कि 3400 का बनेगा। तो जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल बने रहे, नई खरीदारी भी इन स्तरों पर कर सकते हैं। 3150 का एक स्टॉप लॉस रख लें, मुझे लगता है कि 3400 तक ये स्टॉक जाना चाहिए। ओके, 3400 तक ये स्टॉक जाना चाहिए। बीएचईएल सुमित जी। दीपांशु, स्टॉक के अंदर पिछले 1-1.5 महीने के अंदर ऊपरी लेवल से दबाव देखने को मिला है। उस दबाव के बाद ये पुल बैक बाउंस बैक मिला है, तो ये पुल बैक बाउंस बैक हो सकता है थोड़ा सा एक्सटेंड हो, जिसके अंदर 72 से 74 रुपए तक का मूव देखने को मिले। तो जिन्होंने पोजीशंस बनाई है वो 72 से 74 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। नीचे के अंदर का स्टॉप लॉस 67 के पास लगा है,
74 का लेवल टूटने के बाद इसमें फ्रेश मोमेंटम समझ में आएगा कि स्टॉक वहां से तेजी करता है कि नहीं करता है। अगर उन लेवल्स पे सस्टेन करा तब तो तेजी आएगी, नहीं तो वापस से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। ये नजर रखिए आप BHEL पर। बाय द वे एफएल इंडिया, जरा इस पर भी रखिए नजर। सिद्धार्थ जी का पसंदीदा काउंटर है, उनकी कई बार इस पर कॉल भी आ चुकी है। एक स्पाइक बढ़िया वाला है बंसल जी। एफएल इंडिया जरा देखें, 1000 का लेवल क्रॉस किया है, 4.5% की मूव है और अभी अभी एक पिछले 5 मिनट में एक स्पाइक दिखा है सर एफएल इंडिया। दीपांशु, आज ही काफी दिनों बाद अब देखने को मिल रहा है, स्टॉक काफी दिनों से करेक्शन में था और आप देखें तो कल के हाइस के ऊपर ना सिर्फ स्टॉक निकला है, डे बिफोर यस्टरडे के हाइस के ऊपर भी स्टॉक निकल रहा है और अच्छी वॉल्यूम्स है। तो जिनके पास है दीपांशु, होल्ड करें, रिस्क वर्थ टेकिंग लगता है। 1024 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। 1006 का एक स्टॉप लॉस लगा के 1070 के लक्ष्य के लिए एफएल इंडिया पर खरीदारी की राय है। 1006 का स्टॉप लॉस, 1070 का टारगेट एफएल इंडिया में खरीदारी की लाए है। एक मिड कैप बैंक पर भी नजर डालते हैं, हम बात कर ही रहे थे वायदा कारोबार के, 1-2 मिड कैप बैंक्स मूव कर रहे हैं। करूर वैश्य ये 100 का लेवल क्रॉस करते हुए दिख रहा है और 6% का स्पाइक करूर वैश्य पर आपको आते हुए दिख रहा है। तो इसका भी चार्ट काफी इंटरेस्टिंग हो रहा है। यहाँ पर भी कुछ मूव्स इंटरेस्टिंग वाली आ रही है। ब्रॉडर मार्केट्स में एक्शन है जो अनिल जी आज सुबह एक संकेत आपको दिखा भी रहे थे कि ब्रॉडर मार्केट का एक्शन आपको कैसे समझना चाहिए बाजार की वॉलेटिलिटी के बीच। करूर वैश्य, गॉडफ्रे फिलिप्स, जेके पेपर, अभी जो बात हम कर रहे थे एफएल इंडिया, पीबी फिनटेक, पीएनबी हाउसिंग, ये सारे काउंटर्स आपको मूव दिखा रहे हैं। तो कुछ स्टॉक्स हैं अनिल जी जहां पर आपको कैश मार्केट के स्टॉक्स देखिए सारे स्पाइक कर रहे हैं। पीबी फिनटेक अभी स्पाइक आया है, जेके पेपर में, पीएनबी हाउसिंग में स्पाइक आ रहा है। ब्रॉडर मार्केट में थोड़ी खरीदारी ठीक है, इतना बुरा हाल नहीं है वहाँ पर, कम से कम ये संकेत साफ नजर आ रहा है। अच्छा इंटरेस्टिंग एक्शन बनता हुआ दिख भी रहा है इन सारे पेपर्स में। जेके पेपर, एक बार पेपर स्टॉक्स पर भी राय ली जाए चोपड़ा साहब से। चोपड़ा साहब बताएं सर, क्या खरीदने का मौका है या थोड़ा इंतजार किया जाए? चोपड़ा साहब आप फिर से अनम्यूट हो जाए। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी जी सर। मैं कह रहा हूँ करेक्शन बहुत अच्छा आया है। अगर चार्ट्स पे भी अगर आप देखें तो 200 DMA पे टच करके ये ऊपर की तरफ आना शुरू हुआ है। तो टेक्निकली तो ये बहुत अच्छा सेफ पैटर्न माना जाता है। तो जेके पेपर है, वेस्ट कोस्ट पेपर है, ये कंपनीज मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और निश्चित रूप से जब हम देख रहे हैं कि इकोनॉमी की रफ्तार अगर नॉर्मलसी की तरफ आ रही है और बीच में जो यूरोप के जो पेपर कंपनीज हैं वो बंद हो गए थे हाई एनर्जी प्राइसेस के वजह से, तो काफ़ी एक्सपोर्ट्स भी किए भारतीय पेपर कंपनीज ने। तो मुझे लगता है कि कुछ इसमें खरीदारी हल्की फुल्की करी जा सकती है। तो जेके पेपर मुझे अच्छा लगता है, फॉलोड बाय वेस्ट कोस्ट पेपर। जेके पेपर जिस पर एक बढ़िया स्पाइक आ रहा है और वेस्ट कोस्ट पेपर यहां पर आप कर सकते हैं खरीदारी। आइए 3:20 बज चुके हैं। आज की आखिरी मार्केट स्ट्रैटेजी अनिल जी की तरफ से। 50 पॉइंट नीचे दिख रहा है सर। डाउ फ्यूचर्स 50 पॉइंट नीचे, 30 पॉइंट नीचे नैस्डैक फ्यूचर्स आपको दिखेगा। यूरोप में आधे % की गिरावट है। कच्चा तेल ठीक है, हल्की फुल्की ऊपर ही मूव दिखा रहा है। रुपया डेज हाई पर है, 18 पैसे मजबूत। एशिया भी आज ठीक ही था। हमारे बाजार भी उतने खराब नहीं है जितना शायद 1 घंटे पहले दिख रहे थे सर। और 40,300 की आपने बात करी थी बैंक निफ्टी में, जस्ट उसके नीचे ही है इस समय। बताएं क्या करना है। 17,300 निफ्टी, 40,300 के जस्ट नीचे बैंक निफ्टी है। 1750 के नीचे बंद हो रहा है, तो बंद क्लोजिंग तो अच्छी नहीं है दीप, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 17,100 का पुट आपके पास होना चाहिए। शॉर्ट पोजीशन है तो वैसे चिंता करने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को चिंता रहती है, तो फिर आप 17,500 का कॉल ऑप्शन खरीद कर अपने आप को हेज कर सकते हैं। जरूरत वैसे नहीं है ऐसा कोई भाग के 200 पॉइंट ऊपर खुल जाए, वैसा अभी तक तो लगता नहीं। फिर हम गलत साबित होने के लिए तैयार हैं। अगर 200 पॉइंट ऊपर खुल जाए तो ऐसी कोई वजह तो दिखती नहीं है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, शॉर्ट लॉन्ग साइड पे जरूर रिस्क है। ऐसे में 17,200 या 17,300 आपको जो ठीक लगे वो एक पुट ऑप्शन आपके पास होना चाहिए। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, 40,300 के आसपास की क्लोजिंग बढ़िया मानी जाएगी। बहुत बढ़िया नहीं, बढ़िया है, खराब नहीं है, ये भी आप कह सकते हैं। सो आई थिंक बैंक निफ्टी आप लॉन्ग पोजिशन है, होल्ड करिए। 40,000 का पुट खरीद कर चलिए। शॉर्ट है 40,700 का कॉल खरीद के चलिए, हेजिंग में रहिए। बट बैंक निफ्टी अभी भी लॉन्ग के संकेत दे रहा है, मतलब बेचने के नहीं दे रहा। निफ्टी अभी भी बेचने के संकेत दे रहा, खरीदने के नहीं दे रहा। तो जो डाइवर्जेंस कल था वो आज भी जारी है। फर्क है कि थोड़ा सा कम है, फोर्स कम है, क्योंकि कल निफ्टी 75 पॉइंट नीचे था और बैंक निफ्टी 400 पॉइंट ऊपर था। आज निफ्टी फिर से 85 पॉइंट नीचे और बैंक निफ्टी फ्लैट है। सो उतना नहीं बढ़ पा रहा। कितना डाइवर्जेंस में एक लिमिट तो होती है, कितना करोगे बस वही वाली बात है।
ओके चाहें तो हेज के साथ पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी फिर भी थोड़ा बेटर है, इनफैक्ट फ्लैट हो गया बैंक निफ्टी। जो 40,300 के लेवल्स आप बात कर रहे थे अनिल जी, लगभग वहीं पर आ चुका है। निफ्टी भी 17,300 पर ट्रेड कर रहा है। एक दो स्टॉक्स हैं कैश मार्केट के, क्योंकि वहां पर ज्यादा एक्शन है। एवेन्यू सुपरमार्ट सर, कुणाल जी जरा इसे देखें सर, पिछले 5 मिनट में एक बड़ा कट आया है एवेन्यू सुपरमार्ट में। 100 रुपए की गिरावट है, 3% का कट आया, और ये जितना भी एक्शन हुआ है 5 मिनट में ही हुआ है। कोई राय सर, क्या हो गया चार्ट्स पर सडनली? देखिए दीपांशु, चार्ट काफी समय से पिछले लगभग 3-4 महीने से हम देख रहे हैं कि लगातार स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है, और हाल में इसमें गैप भी बना था जिसको रनअवे गैप कहते हैं, और उसके बाद हमने इसमें गिरावट आते हुए देखी। मुझे लगता है कि और थोड़ी गिरावट मुमकिन है। आज एक फ्रेश ब्रेकडाउन इंट्राडे चार्ट्स पर दिख रहा है, एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकडाउन है, तो बहुत मुमकिन है कि आपको 3250-3300 के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म में कुछ वीकनेस देखने को बिल्कुल संभावना उसकी है। तो जिनके पास पोजीशन है सावधान रहें, और 3200 3250 तक मुझे लगता है कि स्टॉक करेक्ट हो सकता है। और साथ में मेरा एक डिस्क्लेमर है कि मेरे पास स्टॉक में लंबी अवधि के लिए निवेश है। बिल्कुल वेल नोन फैक्ट है, कुणाल जी की तो निवेश है इसमें, बट आज बड़ा कट आपको एवेन्यू सुपरमार्ट्स में आते हुए दिख रहा है। रखेंगे इसको भी अपने रेडार पर। ज्योति लैबोरेटरीज, जरा इसे पुल अप करिए। यूजुअली ट्रेड की जब बात करते हैं तो ज्योति लैबोरेटरीज बिल्कुल डिस्कस होता नहीं है, रेडार पर भी नहीं आता है, बट पिछले 10 मिनट की मूव देखिए, जबरदस्त स्पाइक आया ज्योति लैबोरेटरीज में। नीचे था और नीचे से बढ़िया मूव आई है। 183 के लो से 194 के हाई पर आपको पिछले 10-15 मिनट में ये काउंटर आते हुए दिखा है। तो एक जबरदस्त मूव ज्योति लैबोरेटरीज के चार्ट में। आई डोंट नो अगर कोई यहाँ पर स्पेसिफिक ट्रिगर है या नहीं, बट सुमित जी जरा देखें। यूजुअली डिस्कस तो हम नहीं करते हैं, बट आज देखिए जबरदस्त मूव आ रही है सर। दीपांशु, आज मूव देखने को तो मिल रहा है, लेकिन कुछ खास खरीदारी मेरे को लग नहीं रहा कि यहाँ पे अभी करनी चाहिए, क्योंकि स्टॉक के अंदर थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर है ऊपरी लेवल पे। तो ये स्टॉक के अंदर मेरे को लग रहा है कि ऊपर में वापस से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो जिन्होंने ले रखा है वो लोग एक बार होल्ड कर सकते हैं, बट फ्रेश खरीदारी एक बार स्टॉक के अंदर अवॉइड करनी चाहिए। भी एक काउंटर है जहां पर मूव आ रही है, तो दोनों एफएमसीजी काउंटर्स पर आपको एक उछाल आते हुए दिखा है। ज्योति लैबोरेटरीज में एक कन्विंसिंग मूव है, इमामी में भी आपको एक अच्छी मूव आती हुई दिखी है। तो कुछ ना कुछ एक्शन तो इस पर बन रहा है। आई डोंट नो, एक और अच्छी मूव डेल्टा कोप में। डेल्टा कोप सुबह हमने बहुत ज्यादा चेतावनी दी थी सुमित जी को, बार बार ठोक बजा कर, और सुमित जी मजबूत रहे, हिले नहीं, और वही कॉन्फिडेंस आपको नजर आ रहा है। डे हाई पर जाकर बंद होता दिख रहा है। आई एम श्योर डेल्टा कोप के टारगेट आते हुए दिख रहे हैं। डेल्टा 188 टारगेट है। बधाइयां सर, बधाइयां। धन्यवाद अनिल जी, धन्यवाद। तो आदमी पे प्रेशर डाले तो परफॉर्मेंस तो आती है, ये साफ दिख रहा है ना। तो हमने तो बिल्कुल पूरा कंप्लीटली सुमित जी को चेता के बोला था, भाई देखो डेल्टा कॉप को नहीं बढ़ने देंगे, में भी बहुत लोगों का हाथ हो सकता है। लेकिन सुमित जी ने चार्ट पर एकदम सही तस्वीर देखी, और हम सब बात कर भी रहे थे भाव से अच्छा है। 220-230 पर रिस्क होती है, 180-185 पर रिस्क कम हो जाती है। खत्म तो कभी नहीं होती, कम जरूर हो जाती है। वो आप देख रहे हैं। तो सुमित जी को बधाई डेल्टा कॉप की। बिल्कुल, तो बढ़िया मूव डेल्टा कॉप में आती हुई दिखी, और कमजोर बाजार में भी होल्ड किया और अपने टारगेट इसने हिट भी किए। जुबिलेंट फूड, इस पर भी पिछले कुछ मिनटों में एक्शन है। एक बार क्विकली हिमांशु जी से राय ली जाए। हिमांशु जी, ये भी एक भारी भरकम पिटा हुआ स्टॉक है, बट अभी अभी टुवर्ड्स एंड ऑफ ट्रेड एक रिकवरी इसमें आती हुई दिखी सर। दीप, बिल्कुल अभी तो काफी वीक ट्रेंड है स्टॉक का, और मुझे लगता है जिस तरह का बाजार का माहौल है, यहाँ पर उछाल पे बिकवाली ही आते हुए देखने को मिलेगी। तो फिलहाल तो यहाँ पर किसी तरह की खरीदारी का कोई व्यू नहीं है। अगर 450 रुपए के ये स्टॉक ऊपर निकलना शुरू होता है आने वाले 1 से 2 दिनों में, तब यहाँ पर थोड़ा सा हम कंसीडर करेंगे खरीदारी की किसी तरह के लिए। फिलहाल अवॉइड करें, बट जुबिलेंट फूड यहाँ पर एंड में थोड़ा आपको मूव आते हुए दिखा है। देखते हैं ये किस तरह का एक्शन आपको कल भी दिखाएगा। कुछ फाइनल कॉल्स ले जी जाएं बाजार बंद होने से पहले। एशियन पेंट्स आज अच्छे एक्शन में रहा है। वागे साहब जरा एक बार एशियन पेंट्स का चार्ट देख लें। बाजार के विपरीत इसने होल्ड किया है 3% ऊपर। दीपांशु, डिफेंसिव स्टॉक है, लेकिन आज का पैटर्न अच्छा है, मूव एक्सटेंड होनी चाहिए। 2850 का करंट भाव है। मुझे लगता है पोजिशनली ये 3000 तक जा सकता है अगले कुछ दिनों में, या मे भी एक हफ्तों में। तो उसके लिए प्ले करना है तो आपको 2800 का स्टॉप लॉस लेना होगा। नितिन जी, टाटा स्टील आज भी 2% का कट है। पिछले 5 दिनों में देखेंगे 7.5% गिरा है, और साल की शुरुआत से देखेंगे तो 13-14% की गिरावट रही है। टाटा स्टील सर, क्या आप 100 का भी लेवल खतरे में है?
देखिए 100 पे ओपन इंटरेस्ट पुट्स का है तो वो आप बोल सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, बट अनवाइंडिंग वहाँ पे रेगुलर हो रही है और जब से रोल ओवर्स हुए हैं ये शॉर्ट रोल ओवर्स हैं और मोस्ट लाइकली ये 100 रुपए का लेवल टेस्ट करना चाहिए। अभी 104 के आसपास है तो 4-5% की गिरावट और बनती है। 100 रुपए का लेवल जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है वो टेस्ट करने की पूरे चांसेस हैं। ओवरऑल ट्रेंड टाटा स्टील में डाउन है। तो ये है आपके लिए टाटा स्टील। वैसे मेटल्स के लिए आज एक और खराब दिन रहा है और सारे मेटल काउंटर्स में आपने भारी गिरावट आती हुई देखी है। वेदांता ऑफ कोर्स बड़ा कट यहाँ पर है क्योंकि कंपनी के रिलेटेड भी कुछ कंसर्न्स है, बट हिंडाल्को, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील इसमें कमजोरी है। कोल इंडिया आज फिसला है। ऑयल एंड गैस स्पेस से बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज और ओएनजीसी दोनों में प्रेशर था। रिलायंस 2% नीचे रहा आज। इन्फोसिस से दबाव आया है। टेक महिंद्रा भी आपको फिसलते हुए दिखा। टीसीएस में भी कोई खरीदारी नहीं थी। आईटीसी यहां पर भी आपको प्रेशर बनते हुए दिखा। इनफैक्ट निफ्टी के सिर्फ 12-13 स्टॉक्स हैं जो पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोज हो रहे हैं, बाकी अक्रॉस द बोर्ड आपको गिरावट दिखी। अदानी एंटरप्राइजेज आज 15% ऊपर, अदानी पोर्ट्स 5% ऊपर। एशियन पेंट्स इसकी बात चली रही थी। एमएनएम के लिए अच्छा दिन था। ब्रिटानिया, पावर ग्रिड, अल्ट्राटेक, एचडीएफसी लिमिटेड इसने होल्ड आउट करा है। और टुवर्ड्स एंड ऑफ ट्रेड चुनिंदा कंज्यूमर स्टॉक्स, एफएमसीजी स्टॉक्स में एक्शन था जिसमें टाटा कंज्यूमर भी आगे था ब्रिटानिया के साथ। टाटा मोटर्स इसके लिए भी आज ठीक ठाक दिन रहा है और कल 5-5.5% टूटने के बाद बजाज ऑटो आज स्टेबल आपको बंद होते हुए दिख रहा है। वायदा कारोबार की तरफ आए। जी एंटरटेनमेंट जो खबर आई थी कल कि अब ये एफएनओ का हिस्सा बना रहेगा, आज मार्च के कॉन्ट्रैक्ट्स भी फिर से जारी हो गए। ये 6-6.5% ऊपर था। डिक्सन टेक में अच्छी खरीदारी रही। अंबुजा में अच्छा एक्शन दिखा। बर्जर पेंट्स एशियन के साथ ये भी काफी एक्टिव था। एबीबी, बीएचईएल, कमिंस, थर्मैक्स, सीमेंस, एलएनटी इन सभी काउंटर्स में भी आपको ठीक ठाक मूव दिखी है। इंडिया मार्ट, अशोक लेलैंड, डॉक्टर लाल, महानगर गैस, हैवेल्स, सिटी यूनियन बैंक यहां पर भी आपको पॉजिटिव रुझान ही दिखा। सिप्ला 4.5% का कट। एल्केम लेबोरेटरीज में दबाव। डॉक्टर रेड्डीज, पीरामल एंटरप्राइजेज, यूपीएल, एबट, साथ ही गेल यहां पर वीकनेस आपने देखी है। परसिस्टेंट सिस्टम्स कमजोर रहा। एलटीआई माइंट्री में आपने कट देखा है। इंडियन होटल्स के लिए आज खराब दिन था। एसआरएफ, टोरेंट फार्मा, एक्सिस बैंक यहां पर भी आपने वीकनेस देखी है। ब्रॉडर मार्केट की तरफ भी कुछ कैश स्टॉक्स हैं जहां पर आपको जबरदस्त एक्शन दिखा। जेएसडब्ल्यू एनर्जी क्लियर स्टार था 12.5% ऊपर, ये काउंटर था। एलजी इक्विपमेंट में भी 7.5% की तेजी। एफएल इंडिया 6% ऊपर बंद होते हुए आपको दिख रहा है। इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक यहां पर भी 5% का उछाल रहा। 59,000 पे 17,300 होल्ड किया है निफ्टी ने क्लोजिंग पर, बट अनिल जी 40,300 के जस्ट नीचे 280-283 पर बैंक निफ्टी का प्रोविजनल क्लोजिंग। बिल्कुल, तो प्रोविजनल क्लोजिंग और फाइनल क्लोजिंग में ज़्यादा फर्क नहीं होगा, हल्का फुल्का। निफ्टी थोड़ा सा नीचे होगा, 17,300 के आसपास, हल्का सा उसके आसपास होना चाहिए। बैंक निफ्टी लगभग इन्हीं लेवल के आसपास क्लोज होना चाहिए। आइए बाजार बंद होने के बाद के एक्शन पर करते हैं फोकस। आज है मंगलवार और दिन है ऑटो शो जिग्निशन का। क्या आप कोई नई एसयूवी लेना चाहते हैं जो कि सभी लेटेस्ट फीचर्स और टेक्नोलॉजी से लोडेड हो, तो हमारा ऑटो शो जिग्निशन जरूर देखें, जिसमें हम आपको दिखाएंगे आज नेक्स्ट जेन एमजी हेक्टर। यह वो एसयूवी जो कुछ बेहतरीन फीचर्स के साथ आपके सामने आएगी। और इसके अलावा बाकी सारी खबरें ऑटो की दुनिया से हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल के साथ शाम 4:26 जिग्निशे पर। उसके बाद फेसबुक, ट्विटर जैसी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी से गाली गलौज करना, बुलिंग करना, किसी का फेक प्रोफाइल बनाना, फेक न्यूज़ फैलाना अब आगे चलकर आसान नहीं होगा। अभी तो आसान है, अभी तो है, रोज ही हमारे बनते हैं, हर हफ्ते 5-15 कटवाते हैं, 50 और नए आ जाते हैं। लेकिन आगे चलते हुए ऐसा नहीं होगा, ऐसा समझा जा रहा है। क्यों? सरकार ने सोशल मीडिया से जुड़ी समस्याओं के लिए शिकायत अपीलीय कमेटी यानी कि जीएससी का गठन किया, जो कल से यानी कि 1 मार्च से काम करना शुरू कर देगी। यहाँ शिकायत से लेकर उसके निपटारे तक की सभी प्रोसेस होगी ऑनलाइन। आज शाम 6 बजे हम इसी पर करेंगे चर्चा, बताएंगे कि क्या है जीएससी और ये कैसे काम करेगी। सोशल मीडिया को रेगुलेट करने में जीएससी कितना कारगर साबित होगा और क्या इससे सोशल मीडिया कंपनियों की मनमानी पर नकेल कसी जा सकेगी। ये है हमारी आज की खास चर्चा। टाइटल सुन लीजिए, शिकायत आई तुरंत सुनवाई। अमित दुबे साहब, विराग गुप्ता साहब और कंवलजीत कौर, ये तीनों ही महानुभाव हमारे साथ इस कार्यक्रम में आज होंगे शामिल। अब आइए मनी गुरु। अब आप अपने ईपीएफ खाते से ज्यादा पेंशन का लाभ ले सकेंगे। आज हम ये जानेंगे कि ईपीएफओ का नया नियम क्या है ऐसा जिसके तहत आपकी पेंशन में हो सकती है बढ़त, और साथ ही ये विकल्प आपको लेना चाहिए या नहीं, समझाएंगे आज ज़्यादा पेंशन का पूरा गणित शाम 6:26 पर। बढ़ेगी पेंशन, घटेगी टेंशन।
हमारा साथ देंगे दो एक्सपर्ट, मृण अग्रवाल फिनसेफ की फाउंडर हैं वो, और सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर अमित कुकरेजा साहब, इन दोनों से करेंगे हम मुलाकात। रात 8 बजे हमारी प्राइम टाइम बुलेटिन इंडिया 360 डिग्री। आज मौजूदा वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही की जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े आने वाले हैं। 4.6% का अनुमान है। पता लगेगा कि देश की आर्थिक स्थिति कैसी है। अनुमान ये कि बढ़ती ब्याज दरों का दबाव कुछ आंकड़ों पर दिख सकता है और आगे की तस्वीर पर भी होगी चर्चा। महंगाई या ग्रोथ, फोकस किस ओर, ये हमारी आज की कवर स्टोरी। इसके अलावा गर्मी ने अपने तेवर दिखाने कर दिए हैं शुरू, और अचानक गर्मी बढ़ने से बीमारियां भी तेजी से बढ़ रही है। इसको लेकर हेल्थ डिपार्टमेंट ने अलर्ट जारी किया है। क्या है अलर्ट, कैसे गर्मी से होने वाली बीमारियों से बचे, इंडिया 360 डिग्री की दूसरी कवर स्टोरी। रहो सतर्क, गर्मी का अलर्ट, ये आपके लिए दो खास हमारी कवर स्टोरी। उसके अलावा देश दुनिया की सारी खबरें तो होंगी ही होगी। 17,303 88 अंकों के नुकसान के साथ निफ्टी ने की है समाप्ति। सेंसेक्स 326 अंक गिरता हुआ ½ नीचे 58,962 पर, 59,000 से ठीक नीचे। 40,270 के आसपास बंद हुआ है बैंक निफ्टी 38 पॉइंट के हल्के नुकसान के साथ। डाउ फ्यूचर्स और नेस्डेक फ्यूचर्स 15 से 20 पॉइंट नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं आज के समापन समारोह के वक्त। और समापन समारोह के हमारे विशिष्ट अतिथियों का हम धन्यवाद देंगे और विदा भी लेंगे। चोपड़ा साहब, कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी, नितिन जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हिमांशु जी और वागले साहब का भी दिल से धन्यवाद आज हमारा साथ देने के लिए। मुझे और दीप को इजाजत दीजिए।